देखिए सबसे ज़्यादा बैंक ही हैक होते हैं पर ये खबर लोगों को बताई नहीं जाती। नहीं देखो, आरबीआई की जो गाइडलाइन है वो क्लियर है। उसमें कहा है कि 3 दिन के अंदर आप बैंक को इन्फॉर्म करते हैं कि आपके अकाउंट से पैसा निकल गया है तो बैंक इज़ लायबल टू पे यू 100% मनी। उनको एक पैकेज दिया जाता है क्रिमिनल्स को कि ये फादर है, ये बेटा है। ओके। बेटे को वो कॉल करते हैं पहले, उसकी आवाज़ क्लोन करते हैं, फिर वो फादर को कॉल करते हैं, और जब वो फादर को कॉल कर रहे होते हैं तो बेटे को बिजी कर देते हैं। यदि आप मेरा फ़ोन उठाते हो और उसको अनलॉक करते हो तो आपकी सेल्फी खींच के उसमें सेव हो जाएगी। ओके। उसके बाद आपने जो जो किया मेरे फ़ोन में वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। 4-5 हज़ार की डिवाइसेस आती हैं और वो किसी भी जो USB चार्जर है उसके पीछे प्लग इन कर सकते हो आप। वो आपका डेटा सक कर सकती है। जैसे उसमें आप अपनी केबल डालते हो और चार्ज करने की कोशिश करते हो तो वो आपका डेटा कॉपी कर सकते हो। मेरे पास एक बंदा डरते हुए आया कि अमित जी यदि फ़ोन बंद है तो पुलिस सुन तो नहीं सकती है ट्रैक तो नहीं कर सकती है मेरी सोसाइटी का। रात में 11 बजे में क्यों, क्या हो गया? कह रहा पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। वो डिवाइस आपके क्रेडिट कार्ड को रिमोटली कॉपी कर सकती है, अरे क्लोन कर सकते हैं। मैं आपके बगल से निकलूं और वो डिवाइस ऐसे लगा के निकल जाऊं तो आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की क्लोनिंग मेरे पास आ जाएगी। फिर वो होटल के कार्ड क्लोनिंग हो सकती है, जो आपके एक्सेस कार्ड होते हैं जिससे आप लिफ्ट वगैरह यूज़ करते हो या रूम वगैरह। क्या अरे ये यूज़ होती है? बहुत सारे हैं। आप डार्क वेब पे जाओगे तो सिर्फ हैकिंग किट के नाम पर बहुत कुछ बिक रहा होता है और दे गिव यू मेलवेयर्स, दे गिव यू कंप्लीट एंड टू एंड सोल्यूशन टू हैक समवन। हैकिंग एज ए सर्विस बिक रही होती है और ये इसमें दुनिया की हर इलीगल और हीनियस चीज़ होती है। इलीगल चीज़ एग्जैक्टली सॉफ्ट वर्ड है क्योंकि डार्क वेब जिन चीज़ों के लिए I जाना understand, जाता है sir. वो चीज़ें हैं जो आप इंसानियत की दृष्टि से बिल्कुल सर, सही नहीं समझोगे, हैवानियत वाली चीज़ें बिल्कुल होती हैं। तो आधार को मास्क करके आप डाउनलोड कर सकते हो। अपना कोई भी आधार कार्ड विद फुल नंबर किसी को न दें। यदि आप गौर से देखेंगे तो चाहे सिग्नल हो, टेलीग्राम हो, इसके पीछे कुछ लोग आपको कॉमन मिलेंगे एग्जैक्टली। और वो जो कॉमन लोग होंगे वही होंगे जो व्हाट्सएप में भी हैं बिल्कुल बिल्कुल पर इन दोनों को स्ट्रैटेजिकली डाला गया ताकि आप अभी भी उन्हीं के चुंगल में रहें जिनके चुंगल में आप पहले से हैं। व्हाट्सएप पर मिस कॉल आती थी और पूरा फ़ोन हैक हो जाता था। और ये आईफोन के लिए था, एंड्रॉयड के लिए बाद में आया। एग्जैक्टली। व्हाट्सएप कहता है मुझे पता नहीं था। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? सारी दुनिया में हर एक प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर को पता है, बिल्कुल। पूरी दुनिया में हर एक गवर्नमेंट ने खरीदा हुआ है और व्हाट्सएप को नहीं पता। एनएम ऐप डार्क वेब पे प्रमोट होना शुरू हुई कि मोस्ट सिक्योर ऐप है, मिलिट्री गेट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट भी इसको हैक नहीं कर सकती। सारे क्रिमिनल इसको यूज़ करना शुरू कर दिए। पूरे डार्क वेब पे हर आदमी एनएम ऐप यूज़ कर रहा है। एनएम ऐप FBI ने बनाई थी कि 2008 जो एक साल हुआ उसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। बिल्कुल। डार्क वेब आया, बिल्कुल बिटकॉइन भी आया, एग्जैक्टली सर, आईफोन भी आया और व्हाट्सएप भी आया अब इन चारों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है। अब आप सोचो कि आईफोन कैसे बिका? सिक्योर है, हाँ सर बिल्कुल। प्रीमियम क्वालिटी सिक्योरिटी, और आप सब इलीट लोगों ने लेना शुरू कर दिया कि पेगासस सबसे पहले आईफोन के लिए बनता है सर ये तो और बहुत उसके लिए कौन कल्प्रिट है? व्हाट्सएप। तो आप इसको भी सिक्योर बोल रहे हो, आप इसको भी सिक्योर बोल रहे हो, फिर पता पड़ता है कि इसकी वजह से ये हैक हो जाता है। तो मुझे कंफ्यूज क्यों कर रखा है? इस सीरीज के तीसरे एपिसोड में आज फिर से मेरे साथ हैं साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर अमित दुबे। अमित सर वेलकम टू द शो। थैंक यू ऐज भाई, कैसे हैं आप? हमने सर मैं बहुत बढ़िया। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था हैकर्स के बारे में और खतरनाक हैकिंग टेक्निक्स के बारे में। आज फिर अमित सर वहीं से शुरू करते हैं। सर हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था कि OTP कैसे हैक होता है और बिना OTP के कैसे लोग फ़ोन हैक कर लेते हैं। लेकिन मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, एक नोटिफिकेशन आया मेरे पास कि नोएडा का जो एक बैंक है कोई, उसका सर्वर हैक कर लिया हैकर्स ने और 16-17 करोड़ रुपए हैक कर लिए। मतलब मैं तो बच गया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरा OTP हैक नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ तो बैंक के सर्वर हैक हो रहे हैं। सर कैसे होता है? देखिए सबसे ज़्यादा बैंक ही हैक होते हैं पर ये खबर लोगों को बताई नहीं जाती। ओके। क्योंकि कोई भी बैंक ये एक्सेप्ट नहीं करता कि वो उसके संग ऐसा इंसिडेंट हुआ। यदि वो करेगा तो उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा होगा। उसका बिजनेस ही ट्रस्ट का बिजनेस है। तो आमतौर पर क्योंकि आप डार्क वेब पर यदि जाएंगे, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो उसमें सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल डेटा ही मिलता है। बैंकों के क्रेडिट कार्ड, आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स, CVV नंबर के संग क्रेडिट कार्ड। तो ये कहाँ से जाते हैं? ये इंडिविजुअल लोगों के तो नहीं चुराए जा सकते क्योंकि ये करोड़ों में होते हैं, लाखों में होते हैं। यदि लाखों में डेटा जा रहा है तो इसका मतलब है सर्वर से जा रहा है और सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की है। तो ये होते रहते हैं, लेकिन कुछ ही केसेस हैं जो हमारे सामने आते हैं। अभी आपने सुना होगा पिछले हफ्ते स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का डेटा लीक हुआ। हाँ सर। किसी ने टेलीग्राम पर एक चैटबॉट बना दिया कि आप किसी भी व्यक्ति का कुछ भी डिटेल पूछ लो उससे। तो मैं यदि आपका नाम डालेंगे तो आपका मेंबरशिप, जो भी इंश्योरेंस नंबर होगा या आपका क्या क्या हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं, आपका स्कैन हुआ था, MRI हुआ था, वो डिटेल तक अवेलेबल था। तो ये तो सीधे सीधे एक्सपोज कर दिया, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कोई बड़े बड़े लोग हैं और उनकी कोई मेंटल कंडीशन है, डिप्रेशन है, वो
हॉस्पिटल में जा रहे हैं और वो कोई सीईओ है और यदि वो एक्सपोज हो जाती है तो उसका तो शेयर वैल्यू तक हिल सकता है। तो ये बहुत सेंसिटिव डेटा माना जाता है, पर निकला क्यों निकला? क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस छोटी कंपनी नहीं है, या जो बैंक है वो कोई छोटा नहीं है, इनके पास सारे सिक्योरिटी प्रोविजन है, पर ये भी कुछ ऐसी माइन्यूट मिस्टेक करते हैं। ये जो एपीआई था, अब मैं थोड़ा टेक्निकल होकर बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि लोग सिक्योर कर सकें। जब भी कोई सर्वर होता है ना जिस पे आप ऑथेंटिकेशन के लिए जाते हो, तो उसको AAA सर्वर बोला जाता है। उसको आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट सर्वर जो होता है। AAA क्या होता है? ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, अकाउंटिंग, ये 3 चीज़ें उसमें ज़रूर होनी चाहिए। यदि नहीं है तो फिर आपका काम पूरा नहीं हुआ है। ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि मैंने पहचाना कि आप कौन हैं जिसने लॉगिन किया, अयाज हैं आप। ऑथराइजेशन का मतलब है कि इनको किस किस चीज़ का एक्सेस देना है। इनको सिर्फ इन्हीं का डेटा दिखाना है, इनको अमित का भी डेटा दिखा देना है, इनको किसी और का भी डेटा दिखा देना है, ये ऑथराइजेशन है। और अकाउंटिंग का मतलब है कि इन्होंने जब लॉगिन किया उसके बाद किया क्या इस सर्वर पर। डेटा तो नहीं डाउनलोड कर लिया 1 टेराबाइट का, एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं कुछ और करने ऐसा जा रहा है। तो इसकी अकाउंटिंग भी की जाए, लॉग भी रखा जाए। जब ये सर्वर्स वगैरह हैक होते हैं तो नॉर्मली इनकी ऑथेंटिकेशन तो होता है, ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग नहीं होती। ओके। और वहीं गड़बड़ हो जाती है कि एक बंदे को यदि कोई क्रेडेंशियल मिल गया और उसने उससे एक्सेस करके बाकी लोगों का भी डेटा डाउनलोड कर लिया और टेराबाइट में डेटा डाउनलोड कर लिया। तो ये कुछ गलतियां हैं जो आमतौर पर मैंने नोटिस की, जो केसेस हमने इन्वेस्टिगेट किए, बड़े बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं और वो इग्नोर कर देती हैं। सर फॉर एग्जांपल इसी पे मैं आपसे आगे बात करूंगा। बैंक का मतलब मान लीजिए इतना पैसा चोरी हो गया, तो वो तो लोगों का पैसा था, तो फिर बैंक किस तरह मैनेज करता होगा इसको? अगर आप उस पर भी थोड़ा सा लाइट डाल 2-3 चीज़ें होती है। बैंक का खुद का भी इंश्योरेंस होता है कुछ हद तक रखते हैं, एक लिमिट तक उनका इंश्योरेंस होता है। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का डेटा लीक हुआ था, $multi-million निकल गया था, और भी बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े बैंक्स के गए हैं पैसा। कुछ तो इंश्योरेंस होता है, कुछ उनको भुगतना पड़ता है, उसमें लॉसेस में दिखाते हैं। तो बैंक से यदि पैसे जाएगा तो लॉस ही है, मतलब क्योंकि उनका तो बिजनेस ही पूरा उसी चीज़ का है। लेकिन हाँ, जो इंडिविजुअल है, हम लोगों के लिए भी इंश्योरेंस ऑप्शंस हैं कि यदि आपका फ्रॉड से पैसा निकल जाए तो एक लेवल तक कवर किया जाता है, और वो चीज़ कोई भी अवेल कर सकता है। ओके सर, इसी पे मैं आगे आपसे मतलब इन डिटेल पूछूंगा, क्योंकि अक्सर साइबर फ्रॉड जैसे हमने बात ही किया इतना हो रहा है। कहीं तो एक और नोटिफिकेशन देखा, पता नहीं क्यों इतने नोटिफिकेशन आ रहे हैं साइबर क्राइम की। हम बात कर रहे थे और जब से हमने बात शुरू की नोटिफिकेशन ही साइबर क्राइम के आ रहे हैं, क्योंकि आप फ़ोन आपका सुन रहा होता है जी, जिसकी हमने बात करी उस पर भी आगे बात करेंगे। तो कुछ था कि एवरेज इंडिविजुअल का इंडिया में मतलब 1 मिनट में 1.5 लाख ऑन एन एवरेज। हाँ, 1.5 अरब की आबादी है, ऑन एन एवरेज अगर 1.5 लाख 1 मिनट में निकल रहा है तो समझिए कितना। तो सर जैसे कि साइबर फ्रॉड किसके साथ हुआ, किसी बैंक के का OTP वगैरह चले गया, जो भी कुछ हुआ, तो फिर कैसे उसको बैंक के को रिपोर्ट करें और बैंक फिर किस तरीके से पैसे वापस करता है? क्योंकि मैंने सुना नहीं कि बैंक पैसे वापस करता है, आप कह रहे हैं तो थोड़ा सा नहीं। देखो, RBI की जो गाइडलाइन है वो क्लियर है। उसमें कहा है कि 3 दिन के अंदर आप बैंक को इन्फॉर्म करते हैं कि आपके अकाउंट से पैसा निकल गया है, तो बैंक इज़ लायबल टू पे यू 100% मनी। 100% पूरा बैंक वापस करेगा। 7 दिन के अंदर आप इन्फॉर्म करते हैं तो 50% वापस करेगा। Okay. और 21 दिन के अंदर आप करते हैं तो 25% करेगा। ये RBI की क्लियर गाइडलाइन है, आप वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। अब इसमें कैच, प्लीज़। कैच ये है कि गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। ओके। जिसकी गलती उसकी लायबिलिटी, ये लॉ है। होता क्या है, आप जब बैंक को इन्फॉर्म करते हैं 3 दिन के अंदर के साथ मेरा पैसा निकल गया और ऐसा ऐसा हो गया, तो आप पूरी अपनी राम कहानी सुनाते हैं कि भाई मैंने उस पर भरोसा कर लिया, उस पर मैंने अपना OTP दे दिया, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली, QR कोड स्कैन कर लिया, लिंक लिया, पूरा क्लियर पिक्चर। बैंक चुपचाप सुनता है, ओके वी विल हेल्प यू, विल प्रोसेस दिस केस। आप एक काम कीजिए, जरा एक 1930 पे कॉल करके भी रिपोर्ट कर दीजिए, www.cybercrime.gov.in पर भी कर दीजिए, वो आपको सारे काम करा देगा। उसकी कॉपी भी आप बैंक को सबमिट करोगे कि मेरा तो काम आगे बढ़ रहा है, वहीं पे। और आप हर बार ये कह रहे हो कि गलती मेरी है तो बैंक हर चीज़ रिकॉर्ड करके 1 हफ्ते के बाद आपको मेल लिखेगा कि वी हैव इन्वेस्टिगेटेड योर केस, वी फाउंड इट वाज योर मिस्टेक, सो वी आर नॉट लायबल टू पे यू एनीथिंग, थैंक यू सो मच, लव यू, कीप बैंकिंग विद अस। ये स्टैंडर्ड ईमेल आपकी आती है। अब आप वो मेल देख के सोचते हो कि यार बैंक ने इन्वेस्टिगेट क्या किया? बिल्कुल ना बैंक मुझे ये बता रहा है कि मेरा पैसा किस अकाउंट में गया था, उसके बाद कहाँ गया, उसका मनी ट्रेल क्या था, क्या उन्होंने कहीं रोका बैंक पैसे को? किसी अकाउंट में तो रोक सकते थे, बिल्कुल बिल्कुल। तो कितना रोका गया है, क्या उसमें से कुछ मुझे वापस मिल सकता है? ऐसी कोई जानकारी आपको नहीं दी जाती जिसका आपको हक है। भैया आपने कंप्लेन कर दी थी तो बताइए ना कि मेरा पैसा कट गया। आपको सिर्फ ये बताया जाता है गलती आपकी है, और वो तो आपने ही बताई थी बैंक को। बिल्कुल। उसमें बैंक ने क्या इन्वेस्टिगेट कर लिया? उस चीज़ में भी बैंक ने कोई इन्वेस्टिगेट नहीं किया। तो ये मैं ओपनली बोल रहा हूँ कि देखिए, आपको अपनी पावर समझनी होगी। अब आपको पुश करना पड़ेगा बैंक को, और यदि आपको ऐसा लगता है कि बैंक आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो आप RBI ओम्बुड्समैन भी जा सकते हो। तो RBI ओम्बुड्समैन में
कंप्लेंट सेक्शन है, वहाँ पर भी आप रेस कर सकते हो कि भाई बैंक मुझे नहीं बता रहा, ना मनी ट्रेल दे रहा है, ना कुछ कर रहा है और मेरा पैसा वापस ही नहीं आ रहा है, कुछ तो जानकारी दीजिए। बिल्कुल। अमूमन बैंक कोई जानकारी नहीं देता। तो ये मेरे ख्याल से रिक्वेस्ट बैंक्स की सपोर्ट करें और उनको भी थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी रखनी पड़ेगी क्योंकि हैवी पैसा जा रहा है। बिल्कुल सर। सो आई एम नॉट अगेंस्ट देयर प्रोसेसेस, वो आरबीआई गाइडलाइन ही फॉलो कर रहे हैं, बट बिकॉज अवेयरनेस की बात हम कर रहे हैं। लेकिन भाई आपको कुछ तो बताना पड़ेगा आदमी को कि वो एक्शन ले गया, उसको तो बिठा दिया आपने। तो सर ये जो बता रहे हैं आप, ये वेबसाइट रहेगी आरबीआई की, वहाँ पे जाके या फिर किसी और तरीके से? आरबीआई ओम्बड्समैन आप गूगल पे सर्च कीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा। तो आरबीआई की वेबसाइट जो है उसी के अंदर एक सेक्शन है ओम्बड्समैन कंप्लेन, तो उसमें किसी भी बैंक के लिए आप कंप्लेन कर सकते हैं। फाइन सर, एक इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ गया कि फॉर एग्जांपल अगर यूपीआई से कुछ गया है किसी का, इसमें गलत ट्रांसफर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, फिर किसी ने करा लिया, क्या वो भी पैसा वापस आ सकता है? कोई भी पैसा हो, देखो पैसा फ्रॉडलेंटली कहीं भी गया हो, समय बहुत कीमती होता है। 3 घंटे के अंदर यदि आपने एक्शन ले लिया है तो चांसेस हैं कि आपके पैसे वापस आ जाएंगे। यदि अमाउंट बहुत बड़ा है तो भी चांसेस हैं कि कुछ पैसा वापस आ जाएगा, कि एकदम से इतना ज़्यादा पैसा वो बाहर नहीं निकाल सकता क्रिमिनल, तो वो उसको 2-3 दिन लग जाते हैं। लेकिन आप जितनी जल्दी एक्शन लेंगे, बेसिकली आपने क्या करना है, आपको जिस अकाउंट में पैसा गया उस अकाउंट को फ्रीज़ करवाना है। एग्जैक्टली। यदि वो अकाउंट आपने फ्रीज करवा दिया किसी भी तरीके से, मैं 2-3 तरीके बताऊंगा कैसे करा सकते हैं आप, तो वो क्रिमिनल कभी क्योंकि उससे ऑनलाइन ट्रांसफर हो नहीं पाएगा, क्रिमिनल का जो ऑप्शन था उसके पास कि उस अकाउंट में पैसा आ गया तो ऑनलाइन निकाल दे, वो ब्लॉक हो जाएगा, फ्रीज हो गया। कैश विड्रॉल करने वो जाएगा नहीं एटीएम, बिल्कुल। बैंक के पास जाएगा नहीं कि भाई मेरा पैसा ब्लॉक क्यों कर दिया, वो पूछताछ ही नहीं करेगा, चुप रह जाएगा। अब बैंक आपका पैसा अपने आप वापस कर देगा। बैंक उसको एक नोटिस भेजता है कि भाई आपके ट्रांसफ़र बैंक अकाउंट के खिलाफ एक डिस्प्यूट रेज हुआ है, आप आके क्लैरिफाई कीजिए। वो आएगा ही नहीं, आएगा तो पकड़ा जाएगा। तो आपको मेरे ख्याल से 15 दिन का समय होता है, उसके बाद अपने आप पैसा वापस आ जाता है। ये है तो, लेकिन अब आपका पैसा आएगा वापस लिए कि आप उसको फ्रीज करवाएं। उसके लिए 3 ऑप्शन। पहला 1930 जो गृह मंत्रालय का 24 घंटे का पोर्टल है, आप उस पर तुरंत कॉल करें, उसको अपना ट्रांजेक्शन आईडी बताएं कि यूपीआई से गया, आपने खुद आरटीजीएस किया या जो भी ट्रांसफ़र हुआ है, और उसको बोले कि भाई ये पैसा आप इस अकाउंट में फ्रीज़ करा दीजिए। उनके पास पावर्स हैं, वो करा सकते हैं। दूसरा है कि आप अपने बैंक को बोलें कि मैंने डिस्प्यूट रेज कर दिया है और उसमें रिक्वेस्ट करें कि इस अकाउंट में जो पैसा गया उसको आप फ्रीज़ कराइए। बैंक करा सकता है, बैंक के पास ये पावर है क्योंकि उसी ने ट्रांसफ़र किया है। वो तुरंत दूसरे बैंक को, जैसे आईसीआईसीआई से कैनरा बैंक में गया, कैनरा बैंक से एसबीआई में गया, तो वो दूसरे बैंक को रिक्वेस्ट कर सकता है। तीसरा है कि आप खुद भी एक कंप्लेन उस बैंक को भेज सकते हैं। हर बैंक के नोडल ऑफिसर्स होते हैं, आप उसको एक कंप्लेन कर दें कि भाई इस अकाउंट में, मेरे इस अकाउंट से पैसा गया है, आई एम रेजिंग दिस रिक्वेस्ट टू प्लीज़ फ्रीज इट, तो उसका नोडल भी वो एक्शन ले सकता है। नोडल ऑफिसर की ईमेल आईडी कहाँ से मिलेंगे, तो उसके लिए एक वेबसाइट है the420.in, उस पर हाँ the420.in, उस पर आप जाएंगे, फाइंड नोडल ऑफिसर्स करके ऑप्शन होगा, उसमें फेसबुक से लेकर एसबीआई तक जिसका भी नोडल चाहिए आपको। सर किसने बनाई हुई वेबसाइट? नहीं, ये एक फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन है, उसकी वेबसाइट है, उन्होंने कम्युनिटी सर्विस के लिए बनाई है, अच्छी है। क्योंकि होता क्या है, नोडल ऑफिसर तो वैसे ही मिल जाएंगे, आप गूगल पर सर्च करते हैं, लेकिन डर ये होता है कि सही मिलेंगे, पता पड़ा उन्होंने लूट लिया कि मैं नोडल बोल रहा हूँ, उसका ये चार्जेस हैं, आप ये QR कोड स्कैन कीजिए, कुछ भी हो जाता है यहाँ पे ट्रस्ट ही तो सबसे बड़ा खेल है। तो मैं इसलिए खुल के बोल रहा हूँ कि भाई जो ट्रस्टवर्दी साइट्स है उन्हीं पर भरोसा करना। आप हेल्प लेने गए, अधिकतर लोग ये लुटते हैं कि भाई डोमिनोज से पिज़्ज़ा खरीदा था, पैसा वापस नहीं आया, गूगल पे सर्च किया, कॉल किया, लुट गए। सो ये भी एक बहुत बड़ा सर इसमें एक चीज़ और आएगी कि हमने अभी बैंक की बात कर रहे हैं, ओटीपी की, कि बैंक की तरफ से कोई मतलब मिस्टेक, क्या ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए हमने कोई ओटीपी नहीं दिया, कोई भी ओटीपी कुछ नहीं दिया और ऑटोमेटिकली कुछ डिटेक्शन हो जाए वहाँ पे, मतलब ये पॉसिबल है? कितना पॉसिबल है? बिल्कुल है। देखिए कई सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं। पिछली बार हमने एक केस डिस्कस किया था जिसमें आपके फ़ोन के अंदर कोई ऐप इंस्टॉल हो गई और उसकी वजह से ओटीपी आपको दिखा नहीं, ओटीपी भेजा गया पर ओटीपी आया, उसके बाद ट्रांसफ़र भी हो गया, यूज़ भी हुआ, लेकिन आपको नहीं पता पड़ा। और भी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें जैसे कि क्रेडिट कार्ड होता है। अब उसमें क्या होता है कि इंटरनेशनल परचेज़ में क्रेडिट कार्ड में ओटीपी नहीं आता। आप कोई भी परचेज़ कर लीजिए, आप ये क्रेडिट कार्ड थाईलैंड में कोई यूज़ कर रहा है, स्विट्ज़रलैंड में कोई यूज़ कर रहा है, कोई ओटीपी नहीं आएगा। आप खुद भी यूज़ करते हैं तो भी नहीं आता। आपका सिर्फ CVV नंबर चाहिए, एक्सपायरी चाहिए, क्रेडिट कार्ड नंबर चाहिए, यूज़ हो जाएगा। वो कुछ भी खरीद ले वहाँ पर। अब ऐसे में आप यदि टाइमली डिस्प्यूट रेज ना करें तो आपके ऊपर लाइबिलिटी बन जाती है। बहुत सारे मेरे पास ऐसे केस आते हैं कि सर हम तो इंडिया में थे, परचेज़ वहाँ हो गई, मेरे पास सबूत है कि मैं आता, अब इसमें मैं क्यों पे करूँ? बिल्कुल। लेकिन ऑनलाइन परचेज़ हुई है तो बैंक का से होता है कि आप ऑनलाइन तो कहीं से भी कर सकते हो। बिल्कुल। तो ये बड़ा बहस का मुद्दा बन जाता है, बट अधिकतर केसेस में पैसे वापस आते हैं क्योंकि आप सही होते हैं।
आपने खरीदा ही नहीं है। और बैंक को भी ये पता होता है कि क्रेडिट कार्ड जब एक्सेस हुआ या जो डिटेल डाले गए कहाँ से एक्सेस हुआ, क्योंकि बहुत सारी ऐसे लॉग होते हैं जहाँ से वो ये वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आपको अपने राइट से नहीं पता है, लोग परेशान रहते हैं, बैंक भी उन्हें कई बार परेशान करता है और वो उनको पैसा देना भी पड़ता है। और जैसे अभी बता रहे कि उल्टी सीधी मतलब वेबसाइट के लिंक आ जाता है, उल्टी सीधी नहीं मतलब गलत फ्रॉड वेबसाइट होती हैं, तो उस पर थोड़ा अवेयरनेस आप दें हमारे व्यूअर्स को कि कैसे उनसे बचें, बिकॉज अभी लोग सेल्स वगैरह चलेंगी और सर्च करके लिंक्स पे क्लिक करेंगे। देखो, सबसे पहले तो जो फ्रॉड वेबसाइट बनती हैं उनका एसईओ बड़ा अच्छा होता है। तो जब भी आप सर्च करेंगे कि चीप आईफोन चाहिए या डिस्काउंटेड मोबाइल फ़ोन चाहिए, सैमसंग का कोई फ़ोन चाहिए, आप देखोगे उनकी वेबसाइट ऊपर आने लगेंगी। दूसरा, ये लोग एडवर्टीज़मेंट भी बहुत करते हैं, तो हर एक एडवर्टीज़मेंट पर भरोसा नहीं करना है। आपने कोई गूगल सर्च किया, अब आपने सर्च किया होगा कि आप आईफोन ढूंढना चाह रहे हो या कोई भी फ़ोन दूसरा, और आपको उससे रिलेटेड डिस्काउंटेड कोई एडवर्टीज़मेंट आने लगे हैं, फेसबुक पे आ रहे हैं या कहीं और प्लेटफॉर्म पे या गूगल पे आ रहे हैं। हर वो एडवर्टीज़मेंट या हर वो जो ऑप्शन आ रहा है वो क्रेडिबल होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि एडवर्टीज़मेंट देने का हक क्रिमिनल को भी है। वो भी गूगल से खरीद के दे सकता है, तो उसमें 30-40% चांसेस होते हैं कि वो लोग एडवर्टीज़मेंट दे रहे होंगे। तो ऐसे में ये दिमाग में हटा देना कि भाई वो भरोसेमंद होगा। क्लिक करके जो लिंक होगी उस पर यदि बहुत ज़्यादा ल्योरिंग ऑफ़र है तो पहले सचेत हो जाएं, क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है। वेबसाइट की वेरिफिकेशन कर लें। उसके लिए मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि एक मूवी आर्मर करके ऐप है, बहुत अच्छी ऐप है। उससे आप किसी भी लिंक को तुरंत स्कैन करके देख सकते हैं कि ये कब स्टार्ट हुई। तो जैसी स्टार्टिंग रेट मिलती है आधी चीज़ वहीं क्लियर हो जाती है। यदि 1 हफ्ते 2 हफ्ते पुरानी है तो वैसे उस पर कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं करना। कौन ओन करता है, यदि फ्रॉडस्टर्स होगा तो वो उसमें ओनर का डिटेल नहीं मिलेगा, उससे छुपा रखा होगा। तीसरा चीज़, इसके अंदर कोई मेलवेयर तो नहीं है, कोई ऐसे तो नहीं मैंने एक्सेस किया और मेरा ऑटोफिल डिटेल चला जाए या मेरा पासवर्ड लीक हो जाए या मेरा बैंक अकाउंट डिटेल चला जाए, तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। चौथा है कि क्या ये किसी को इम्पर्सोनेट तो नहीं कर रहा है। ओके, एग्जैक्टली सर, ऐसी बहुत सारी होती हैं, क्योंकि आप कई बार घूमने भी जा रहे हैं और आप होटल्स की वेबसाइट ढूंढ रहे हैं और वो किसी और को इम्पर्सोनेट कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको स्कैन करके दिख जाती है। उसके बता देगा कि ये सेफ़ है अनसेफ है, इसको आप फॉलो करें ना करें। तो ये थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिस बना लें, ये लर्न करना पड़ेगा। यदि हम नहीं करेंगे तो अक्सर गलतियां करते हैं। एक बार तो मैं भी शॉक हो गया कि एक लीडिंग न्यूज़पेपर का ऐड आया, दिख रहा मुझे सामने, और बिल्डिंग मतलब बिल्कुल वही पेज बना हुआ और उसमें नीचे लिखा हुआ कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी हैज प्लेज्ड दिस मच ऑफ क्रिप्टो टू दिस ईयर। बिल्कुल मैं देख रहा हूं कि यार ये क्या है, फोटो भी लगा रखी है। एग्जैक्टली, अंबानी की फोटो वहाँ पे पूरा न्यूज़पेपर। मैंने कहा ये कब आया, मतलब मैंने 2 बार देखा, जब मैंने ऊपर देखा उस पर मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ है। तो ये चीज़ें सब, अरे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की क्लोन वेबसाइट बन गई, sci.india.gov.org.in ऐसे करके, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है वो sci.india.gov.in है। पर उसी से मिलता जुलता नाम लेकर उन्होंने बनाई और बिल्कुल कॉपी कर ली और लोगों को चालान भेजने, वारंट भेजने शुरू कर दिया। मेरे पास एक बंदा डरते हुए आया कि अमित जी, यदि फ़ोन बंद है तो पुलिस सुन तो नहीं सकती है, ट्रैक तो नहीं कर सकती है मेरी सोसाइटी का। रात में 11 बजे, मैं क्यों, क्या हो गया? कह रहा पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। मैंने, तुमने ऐसा क्या कर दिया? कहता मैंने कुछ भी नहीं किया मुझे, और मेरे खिलाफ वारंट निकला हुआ है। और उसने मुझे दिखाया वारंट की कॉपी, और जो वेबसाइट थी वो फर्जी वेबसाइट थी। तो फिर मैंने देखा तो मैंने कहा यार तो फर्जी वेबसाइट है। पर अधिकतर लोगों को नहीं पता होता, उनको ये भी नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या कोई भी कोर्ट कैसे काम करता है, तो उसके नाम पर लोगों को डाल लिया जाता है। सर, जैसे कि अभी बात कर रहे हैं, फेक वेबसाइट आ रही हैं, OTP के फ्रॉड हो रहे हैं, और डिजिटली इंडिया मतलब आगे एम्पावर हो रहा है, और अभी तो और ज़्यादा होगा। मैं की रिपोर्ट पढ़ रहा था कि इंडिया में अभी भी अराउंड 30 करोड़ लोग हैं, जो 40 करोड़ जो फीचर फ़ोन यूज़ करते हैं। बिल्कुल, अभी वो स्मार्टफोन्स पे आएंगे तो ये तो और ज़्यादा बढ़ेगा। और जिस तरह टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ती रही, आप ही बता रहे थे, बल्कि आपका वो एक फ्रेज़ है जो आप अक्सर कोट करते हैं, आप ही को, कि भाई क्रिमिनल जो है वो इनोवेटर होता है। बिल्कुल, तो इनोवेट ज़्यादा करते रहेंगे तो फिर आगे जाके तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसे, क्या चीज़? देखिए, पहले तो हमें समझ जाओ कि इंडिया इतना बड़ा कंट्री है। मैं 2019 में डेनमार्क में था साल भर, और डेनमार्क की टोटल पॉपुलेशन 60 लाख के करीब है। यहाँ हमारे मित्र हैं प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह जी, आजमगढ़ के SSP थे। तो मैंने उनको कॉल लगाया, मैंने कहा साहब यहाँ मैं पुलिस के पास गया, बोर हो रहा था कि कुछ हेल्प करूँ, क्योंकि साल भर का मेरा असाइनमेंट था। तो पुलिस वाले, यहाँ तो होता नहीं कुछ ज़्यादा साइबर क्राइम। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा सर 60 लाख की पॉपुलेशन है, दे कैन ट्रैक ईच एंड एवरी वन सो वेल कि कोई भी यदि कोई गलती करता है तो उसको फिर उसकी खरीदारी की पावर ही छीन ली जाती, वो कुछ खरीद नहीं पाएगा, तो वैसे ही फंस जाएगा।
तो उन्होंने बोला कि मेरी अच्छा अकेले आजमगढ़ में 65 लाख पॉपुलेशन है और हर दिन मेरे पास 1300 केसेस आते हैं। तो इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, एक सिटी के अंदर मतलब एक कंट्री और एक सिटी बिल्कुल की इक्विवेलेंट है। पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो क्राइम भी ज़्यादा होता है, वेरिएशंस भी बहुत ज़्यादा, इनोवेशंस भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्रिमिनल भी सर्वाइवल के लिए इनोवेट कर रहे हैं। जब ये उनकी एक टेक्निक फेल होना शुरू हो जाती है तो वो दूसरी टेक्निक ईजाद कर लेते हैं। तो वो इतनी तेज़ी से इनोवेट कर रहे हैं कि विश्वास मानिए हर हफ्ते मुझे 1-2 नए मोडस ऑपरेंडी मिलते हैं। सर कुछ थोड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा आप इसी चीज़ में बताते रहिए, बिकॉज आपके पास जो स्टोरीज है रियल टाइम स्टोरीज हमने देखा है, बहुत सारे यूट्यूब पे लोग हैकिंग से हैकर से रिलेटेड बातें होती हैं, लेकिन वो सिर्फ कहानी पढ़ के सुनाते हैं, वो उन्होंने कहीं सुनी वो सुना दी। यहाँ पे आपको रियल टाइम चीज़ें सुनती है सर, जो इन्वेस्टिगेट करते हैं वो बताते हैं। मुझे कॉल आई, हैदराबाद की कंपनी है और उसका एक अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट को शाम को 6 बजे एक ईमेल आती है उसके CFO के सेक्रेटरी से कि अर्जेंट मीटिंग ज्वाइन करनी है आपको। तो वो निकलने वाला था वहाँ से ऑफिस से, तो घबराया हुआ था। तो उसने कहा यार अचानक से बुला लिया है तो कार से ही मीटिंग ज्वाइन कर लूँगा। तो उसने अपना टैक्सी की, उसकी घर पर शायद उसकी सालगिरह थी शादी की, तो कार से उसने अपने मोबाइल से वेब मीटिंग ज्वाइन की। 3 लोग ज्वाइन किए उसमें, उसका CEO, CFO और एक और सीनियर VP। तीनों ने डिस्कशन किया। ये चूंकि अकाउंटेंट है तो ये मोस्टली साइलेंट ही था, पर देवर डिस्कसिंग कि यार एक केस है और वेंडर का पेमेंट करना है और अभी तक हुआ नहीं है और वो अटक जाएगा मामला, तो तुरंत उसको 2 मिलियन का पेमेंट कर दिया जाए। तो उसने कहा ठीक है CFO आप अकाउंट डिटेल भेज दो और ये कर देगा। तो अकाउंटेंट को ईमेल आई थोड़ी देर के बाद, उसमें अकाउंट डिटेल्स थे, इसने पेमेंट इनिशिएट कर दिया और अगले दिन पेमेंट भी हो गया। उसके बाद यही काम हफ्ते में एक बार और हुआ। अच्छा, फिर वो कभी एक ईमेल आई और कि वेब मीटिंग ज्वाइन करनी, और इसने ज्वाइन की, तीनों लोगों ने डिस्कशन किया और फिर कहा कि उसको इतना पेमेंट और करना है। तो ऐसे करके उसके 2 पेमेंट निकल गए और मेरे ख्याल से कुछ 12-13 करोड़ के करीब निकला होगा। अब वो एक हफ्ते बाद मामला खुल ही गया क्योंकि अकाउंट से पेमेंट निकल रहा था। तो CFO को जैसे वो स्टेटमेंट आया, वीकली स्टेटमेंट, उसने देखा, उसने कहा ये पेमेंट कहाँ गया। उसने सर आप ही ने तो किए थे। बोले मैंने कहाँ से? बोले आपने वेब कॉल की थी, आपने डिसीजन लिया, आप ही ने अकाउंट डिटेल भेजा, मैंने क्या किया। अब दोनों में भयानक लड़ाई हुई कि मैं तो ऐसी ईमेल ही नहीं किया। बिल्कुल। वो CEO तक बात गई, CEO घबरा गया कि यार इतना बड़ा पेमेंट ऐसे कैसे निकल गया। पुलिस में कंप्लेंट चली गई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। पहले ईमेल देखी गई, तो ईमेल जो आई थी सेक्रेटरी की वो स्पूफ्ड ईमेल थी। अरे वो बैंक के इनके कंपनी के ईमेल ID से ही थी, लेकिन स्पूफ थी। और वो इसलिए होता है क्योंकि कंपनी का ईमेल सर्वर डीमार्क कंप्लाइंट नहीं था, जो आजकल बहुत कॉमन मिस्टेक है जो लोग नहीं कराते। तो आपकी ईमेल स्पूफ हो जाती है, आप ही के ईमेल से आप ही के एम्प्लॉयज़ को ईमेल चली जाएगी और आपकी पता भी नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आता। अब लेकिन वो कह रहा है कि वीडियो कॉल पे ही थे आप, वीडियो कॉल और आप ही ने डिसीजन लिया, तो ईमेल चलो स्पूफ है, लेकिन वीडियो कॉल पे कैसे थे। अब इस पर माने ना ये लोग, हम तो वीडियो कॉल ज्वाइन ही नहीं किए, तुम कैसे बात कर रहे हो। फिर वो मैं इन्वॉल्व हुआ उसमें, तो मैं भी दंग हो गया, वीडियो कॉल का सबूत कहाँ से लाएं, वीडियो कॉल तो ख़त्म हो गई है और ये बोल रहा है। पूरे चांसेस थे कि अकाउंटेंट फंस जाएगा और निकलने वाला है। फिर हमने कहा कि चलो इसकी डिवाइसेस देखते हैं, उसमें कुछ लॉग वॉग मिल जाएगा। तो उसके लैपटॉप के लॉग देखे कि वेब मीटिंग जब ये बोल रहा है उस समय सेशन आया था, मोबाइल का देखा तो मिल गया। कमाल की बात थी कि उसके मोबाइल को जब हमने स्कैन किया तो उसके मोबाइल में एक स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप मिल गई। ओके। जो साइलेंटली उसकी स्क्रीन रिकॉर्ड करती थी। और वो एक जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ वेब कॉल वाला, उसके 1 या 2 दिन पहले इंस्टॉल हुई थी और उसमें वो वेब कॉल रिकॉर्ड हो गई। और वो जो स्क्रीन रिकॉर्डर था किसने इंस्टॉल किया था? इसकी वाइफ ने। उसकी सर्वेलेंस के लिए। तो वाइफ ने एक तरीके से जान बचा ली उसकी। वो एक जो उसी को मतलब सर्वेलेंस के लिए इंस्टॉल हुई थी, उसकी वजह से वो बच गया। तो उस रिकॉर्डिंग ऐप में हमें वो वीडियो कॉल मिल गई जो वो स्क्रीन रिकॉर्डर हुआ था उसका। उसमें हम देख रहे हैं कि वो सही बोल रहा है, तीनों लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, CEO भी है, CFO भी, और तीनों हैं, आवाज़ भी उन्हीं की है। तो फिर ये कैसे संभव है? तो उसको जब बार बार देखा तो पता पड़ा कि जो CEO है उसकी डेस्क के पीछे एक घड़ी टंगी है और उस घड़ी में 2:30 बज रहा है। और जबकि ये बोल रहा है कि ये कॉल शाम को 6:30 बजे हुई है, क्योंकि जब वो निकल रहा था ऑफिस से इसने टैक्सी से किया। बिल्कुल। तो घड़ी में 2:30 क्यों बज रहा है? सही। इसका मतलब है कि ये जो दिख रहा है मुझे, ये कोई पहले रिकॉर्ड किया गया वीडियो है जो इस समय यूज़ हो रहा है, और वो वाली कॉल 2:30 बजे हुई थी। ठीक है, गॉट इट। बिल्कुल। और इसकी आवाज़ क्लोन करके लिप सिंक करा दिया गया, क्योंकि अब उसमें इतना ध्यान नहीं देते हो आप, लिप सिंक डीप फेक में इतना ध्यान नहीं देते। तो जब वो उसमें समझ में आ गया कि मतलब वीडियो ओरिजिनल्स हैं, ये किसी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप के थ्रू लैपटॉप पर किसी दूसरी वेब कॉल में रिकॉर्ड किए गए और ऑडियो क्लोन करके ये वाली चीज़ बुलवाई गई। ठीक है जी। तो फिर 2:30 बजे वाली कॉल कब हुई थी और
किस किस के साथ हुई थी, उसी ने रिकॉर्ड किया होगा। बिल्कुल। तो CEO की पिछले 6 महीने की सारी वेब कॉल देखी गई अरे कि 2:30 बजे कितनी कॉल हुई हैं। तो 6-7 कॉल निकली जो दोपहर 2:30 बजे हुई थी, उनको एनालिसिस किया गया कि उसमें ज्वाइन किस किस ने किया था, कौन कौन एडमिन थे, ठीक। स्क्रीन रिकॉर्डिंग कौन कौन कर सकता है। तो जितने लोग शक के घेरे में थे सबके लैपटॉप मंगाए गए, और सबके लैपटॉप में जब सडनली चेक किया गया तो एक बंदा ओके। मिल गया जिसके लैपटॉप में स्क्रीन रिकॉर्डर्स पड़े हुए थे। मतलब उसने बहुत सारे लोगों के ऐसे वेब कॉल के दौरान रिकॉर्डिंग की हुई थी। फिर वो खुल गया केस कि ही प्लान दैट इंटायर थिंग। कुछ लोगों की मदद से, कुछ और लोग इंटरनल लोग इन्वॉल्व थे, पर चूंकि बड़ा पैसा था इसलिए फिर मामला उस तरह से दबा दिया गया। लेकिन आई एम श्योर कि ऐसा बहुत लोगों के संग हुआ होगा, क्योंकि अकेला केस नहीं होगा। उसके थोड़े दिन बाद, मेरे ख्याल से 3-4 दिन बाद, मैंने खबर पड़ी कि हांगकांग में एक कंपनी के मेरे ख्याल से कुछ 26 मिलियन निकल गए। सेम इंसिडेंट, सिमिलर। तो इसका मतलब है ये मोडस ऑपरेंडी किसी ने बनाई एंड वो पैकेज बना के देना शुरू कर दिया कि तुम भी करो अपनी कंपनी में, तुम भी करो एंड यू कैन डू दिस, वेरी सिमिलर। तो ये एक बहुत शॉकिंग और न्यू एज क्राइम था जो मेरे ख्याल से लोगों को पता होना चाहिए। बिल्कुल। और पूरी तरह पॉसिबल है क्योंकि बहुत सारे टूल है। सिंथेसिया टूल है, आपका फेस किसी भी वीडियो में डाल देता है। डिस्क्रिप्ट टूल है जो आवाज़ क्लोन कर देता है। वॉइस क्लोनिंग, तो बहुत सारे टूल आ गए। तो ये खतरे। अब सर यही मानिए फॉर एग्जांपल मेरे घर से कोई फ़ोन आ जाए और मतलब मैं ही कोई फ़ोन कर दे, कह दे कि जी मैं बिल्कुल एक इमरजेंसी में हूँ, जस्ट ट्रांसफर 10,000 रुपीज़, और फ़ोन कर देगा, कोई भी कर देगा। तो पेरेंट्स तो लायबल है, वो तो करेंगे ही। उनको लगेगा भाई वो डिफेक्ट बाद में सोचेंगे, वो सोचेंगे अगर सही हुआ तो फंस जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि वो इतना क्रिटिकल बताता ना कि भाई साहब रोड पे एक्सीडेंट हो गया है, बिल्कुल, और ये बंदा पड़ा हुआ और है, मेरी आवाज़, और आपकी उसमें इमरजेंसी में आपका नंबर मिला है, बिल्कुल, और इसलिए मैं कॉल कर रहा हूँ, हेल्प करना चाह रहा हूँ, आप भेजो तो मैं इसको पहुँचा देता हूँ, और आप ही की आवाज़ में होगा। और ये लगातार हो रहा। अभी पिछले 2 दिन पहले आया मुझे कॉल्स कि सर मेरे बेटे की आवाज़ थी इसलिए मैंने कर दिया। तो ये सो कॉमन, लोगों को लग रहा है कि ये रेयर लोगों के संग हो रहा है, ये हर किसी के संग हो रहा है। उनको एक पैकेज दिया जाता है क्रिमिनल्स को कि ये फादर है, ये बेटा है। ओके। बेटे को वो कॉल करते हैं, पहले उसकी आवाज़ क्लोन करते हैं, फिर वो फादर को कॉल करते हैं, और जब वो फादर को कॉल कर रहे होते हैं तो बेटे को बिजी कर देते हैं। Got it. तो फादर जब कॉल यदि लगाएगा तो वो कॉल पिक नहीं होता। वो उतना ही खेल होता है, पैनिक 5-10 मिनट का खेल होता है, पैसा निकल। सर इसमें एक चीज़ और है कि मैंने कुछ लोग देखे हैं जिसमें मैं भी शामिल हूँ। जब भी किसी की फ्रॉडस्टर की कॉल आती है, मतलब एक चीज़ मेरे लेसन इस आपकी इस बात से समझ आई, तो हम लोग एंगेज कर लेते हैं। मैं कहा चलो बात करते हैं, तो ये टाइम पास करते हैं 10-5 मिनट। आपकी 3 मिनट की आवाज़ भी चली गई ना तो कोई क्लोन कर लेगा। वही मैं और उसी तो पे आ और रहा था। 70-80% भी क्लोन हो गई आपकी, तो हम नहीं पहचान पाएंगे कि आप अयाज नहीं हो या कोई और, क्योंकि हमारे जो कान है वो इतने सेंसिटिव नहीं है कि इतना परफेक्शन से डिफरेंशिएट कर लें। तो ये बहुत बहुत कॉमन। बिल्कुल, तो वो आदत हमें भी छोड़नी पड़ेगी। मैं भी कभी कभी होता मजे है ना, मत लो किसी से। वो हमारे बड़ा साथ उसने मजे ले लिए इसके हाथ। तो सर यही है, पता लगे आप एकदम स्पैम कॉल काट के एक साइड कर दो, तुरंत कट कर लो। अननोन कॉल उठाओ ही मत, और यदि आप कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि कॉन्टेक्स्ट कुछ है तो इंगेज नहीं होना। फाइन। सर इसमें एक चीज़ और बताएं, आपने कहा कि डिवाइस हैक हो गया या कुछ भी चीज़, तो हमें कैसे पता लगेगा कि मेरा कोई स्मार्टफोन हैक हो गया, या फिर इसके अंदर कुछ ऐसा कुछ ऐसी सेटिंग है, जो ऐप है कोई जो रिकॉर्ड कर रही है, या फिर लैपटॉप है वो हैक हुआ है, तो ये कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता। देखिए, पहले तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि हैकिंग बहुत रेयर होती है। ओके। आपके फ़ोन को हैक कर लेना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आजकल जो फ़ोन्स हैं वो काफ़ी सिक्योरिटी सिस्टम्स को लेकर काफ़ी कॉन्शियस हैं, और वो काफ़ी अच्छे फीचर्स दे रखे हैं उन्होंने। गलतियां आप करते हो और आप ही खुद कुछ कर लेते हो, तो पहले तो ये डिफरेंस क्रिएट करना ज़रूरी है। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि अधिकतर मेरे पास जो केसेस आए फ़ोन हैकिंग के, उसमें क्या हुआ कि आपका जो ईमेल था वो मिसयूज़ हुआ, क्योंकि फ़ोन के अंदर, एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर जो ईमेल होता है वही जीमेल यदि किसी और डिवाइस में पड़ा है, आपके पुराने फ़ोन में, लैपटॉप में, आईपैड में, और वो किसी को मिल गया, तो वो आपकी ज़िंदगी में कलह क्रिएट कर देगा। उस जीमेल से वो आपके फ़ोन में कुछ इंस्टॉल कर सकता है, उस जीमेल्स का एक्सेस करके आपकी लोकेशन, आपके पासवर्ड, आपकी ऐप स्टोर्स में घुस सकता है, उस ईमेल से आपका फ़ोन फॉर्मेट कर सकता है, और तो और आपके जो गूगल बैकअप कोड्स हैं, जो फ्यूचर OTP जिसको मैं बोलता हूँ, वो भी डाउनलोड कर सकता है, ताकि वो आगे कभी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करके लॉगिन कर लें। तो ये सारे रिस्क इसलिए हैं क्योंकि आपने गलती से अपना जीमेल कहीं और छोड़ रखा है, और ये हम अक्सर कर देते हैं। हमारा पुराने फ़ोन में पड़ा होगा, हमें ध्यान ही नहीं। बिल्कुल। तो आप यदि कोई फ़ोन छोड़ रहे हैं, गिव अप कर रहे हैं, तो उससे क्लीन अप करें, उसको प्रॉपर फॉर्मेट करें, क्योंकि वो गलती से भी किसी के हाथ में चला गया और वो डिलीटेड डेटा भी रिकवर कर सकता है। तो कल के दिन कुछ ऐसी सेंसिटिव पिक्चर्स हैं, मेरे पास केसेस आए, लड़कियों की कुछ सेंसिटिव पिक्चर्स थी, फ़ोन भी उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया था, उसको डिलीटेड डेटा रिकवर कर किसी ने उसमें से वो निकाल ली, और उसके बाद उनको ब्लैकमेल किया। तो
डिजिटल डिवाइस को गिव अप करते समय भी एक क्लीन अप प्रोसेस फॉलो करें, पहले तो ये जो एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं लोग। दूसरा है कि हम गलती से भी कोई फ्री के चक्कर में कुछ ऐप इंस्टॉल ना कर बैठे। बिल्कुल सर। 4 ही तरीके हैं जिससे आपका फ़ोन हैक हो सकता है। एक तो है ईमेल, दूसरा आपने कोई ऐप इंस्टॉल कर ली, तीसरा आपने कोई वेबसाइट ऐसी खोल ली और उसने कोई प्लगइन इंस्टॉल कर दिया, और चौथा है कि आपने किसी तरीके से OTP दे दिया या अपना कोई क्रेडेंशियल शेयर कर दिया। तो यही 4 अटैक वेक्टर्स हैं जो भी मेजरली चल रहे हैं, क्योंकि जो पेगासस टाइप के हैक है वो आपके लिए नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना बड़ा कोई नहीं करेगा प्लान। या फिर आपने ऐसे भी हो जाता है कई बार कि फ़ोन यहाँ पड़ा हुआ है, अब OTP आया, किसी ने देख लिया, क्योंकि आपने वो फीचर डिसेबल नहीं किया हुआ है कि जब लॉक मोड में भी OTP आए तब भी ऊपर दिखता है। हाँ सर, ऐसे भी फीचर्स बिल्कुल रहते हैं। तो इसमें आपको अंदर से जाके डिसेबल कर देना है तो वो नहीं दिखेगा। दूसरा है कि कॉल तो उठा ही लेता है। बिल्कुल। मेरा फ़ोन लॉक भी है और कॉल आता है तो कोई उठा के OTP सुन सकता है। तो आप फ़ोन छोड़ के वहाँ चले गए और उस समय OTP कॉल पे मंगाया और सुन लिया। तो इस तरह की चीज़ें जो गलती से हम लोग इग्नोर कर देते हैं, मेरे ख्याल से वो मिसयूज़ होती हैं। यदि हम इस बारे में कॉन्शियस हो जाएं तो आपके संग हैकिंग वाली सिचुएशन। सर अभी आपने जैसे बताया था, पिछले जो अभी केस आप बता रहे थे कि उनकी वाइफ ने स्क्रीन रिकॉर्डर उसमें फ़ोन में लगा दिया था, तो एक तो ये बताइए कि ये लगाना कितना, इसमें क्या इम्प्लिकेशंस होते हैं। दूसरी चीज़ उसी में पूछ रहा हूँ कि आजकल बच्चे होते हैं बहुत सारे, वो ना रिलेशनशिप में होते हैं, एंड अब यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग ऐसी सर्च करते हैं कि इसके फ़ोन को कैसे हैक करें। तो वो क्या करना चाहते हैं, वो चाहते हैं भाई हम ये देख लें ये लोग किससे बात कर रहे हैं, किससे चैट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो वो ऐसे हैकिंग सॉफ्टवेयर फ़ोन लिया, उनमें इंस्टॉल कर दिए। तो इनकी इम्प्लिकेशन क्या है, कितना बड़ा क्राइम है, इसको भी थोड़ा सा आप बताएं। देखिए ऐसा बहुत होता है, क्योंकि आप लोग घर में तो खास तौर पे पासवर्ड पता ही होता है लोगों को, बच्चों को तो बिल्कुल पता हो जाता है। एक एप्लीकेशन दे रहा हूँ इसके लिए भी। बिल्कुल बताइए। इस एप्लीकेशन का नाम है WTMP, हु टच माई फ़ोन। हु टच माई फ़ोन फ्री है, आपने इंस्टॉल कर ली। अब मेरा फ़ोन यहाँ पड़ा हुआ है, आपको मेरा पासवर्ड पता है या नहीं पता है, दोनों सिचुएशन है। यदि आप मेरा फ़ोन उठाते हो और इसको अनलॉक करते हो तो आपकी सेल्फी खींच के उसमें सेव हो जाएगी। उसके बाद आपने जो जो किया मेरे फ़ोन में वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा कि उन्होंने ये व्हाट्सएप खोला, ये मैसेज देके या भेजा, मैं सब कुछ उसका लॉग बन जाएगा। दूसरा है कि आप नहीं खोल पाए तब भी आपकी फ़ोटो खींच के अंदर जाएगी कि इस बंदे ने कोशिश की 3 बार, देखो ये इस टाइम पर इसने। तो दोनों सिचुएशन में आपको पता पड़ जाएगा कि कोई है आपके पीछे, एंड यू शुड बी एक्स्ट्रा कॉशियस। एक केस हुआ, अगेन मैं आपको बताऊं, एक सीनियर IAS ऑफिसर्स थे और उनके फ़ोन से कुछ बुक हो जाता था, कभी कुछ खरीदारी हो जाए, कुछ ऐसा कुछ अजीब अजीब चीज़ें हो रही थी, या ईमेल चली जाए। बोले कोई मेरा फ़ोन रिमोटली कंट्रोल कर रहा है, और उन्होंने लोकल पुलिस को बोला, उनका फ़ोन आया मेरे पास कि साहब हमें तो कुछ दिख नहीं रहा है इसमें, ऐसा लग रहा है कि इन्हीं के डिटेल यूज़ हो रहे हैं, और अगर हमने किए नहीं है। तो मैंने कहा घर में कौन कौन है? तो साहब ये है वो है। तो मेरा अनुभव है क्योंकि हम लगातार, बिल्कुल तो मैंने कहा यार इनका बेटा कर रहा होगा। कह रहे सर हम कैसे बता दें बेटा कर रहा है, वो तो मारेंगे सीनियर ऑफिसर। तो मैंने कहा एक काम करो, साहब से कहो कि फ़ोन लेकर ये वाली एप्लीकेशन फ़ोन में इंस्टॉल कर दो। WTMP। ऐसी और भी हैं, सेल्फी इंट्रूडर करके एक ऐप है, सेल्फी इंट्रूडर, वो भी यही करती है। तो ऐसी बहुत सारी हैं, आई एम नॉट इंडोर्सिंग एनी ऐप, बट जब आपको ज़रूरत हो इसमें से कोई एक यूज़ करके अपना काम चला सकते हैं, फ्री होती है। तो मैंने इंस्टॉल करवा दी, फ़ोन वापस कर दिया। 2-3 दिन के बाद फिर आया कि फिर कुछ हो गया सर, देखो ये भी बुक हो गया, ऐसा हो गया। मैंने अब देखो जरा उसके अंदर देखा तो उनके बेटे की सेल्फी पड़ी हुई है। मैंने कहा देखो सर आपका बेटा एक्सेस कर रहा है, तब वो माने। तो कई बार हमें एविडेंस चाहिए होता है। भाई आपको ही पता होता है कि आपकी लाइफ में कौन ऐसी परेशानी क्रिएट कर सकता है, आपके ऑफिस में कोई कर रहा है या घर में कर रहा है या रिश्तेदार कर रहा है, तो ऐसे में ये सबूत बड़ा काम कर जाता है। सर कभी ऐसी नहीं होता जैसे आप ये WTMP वाली चीज़ बता रहे हैं, मतलब आप इतने कॉम्प्लेक्स जो है क्राइम्स इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो ये छोटी सी कि यार चलो ये वाला काम कर लो, इससे पता लग जाएगा, मतलब जस्ट इतना आसान सी आप ट्रिक बता। होता है कि जब ये कहानी हो रही होती है ना, तब जिस तरह का डर होता है आपको लगता है कुछ भी हो सकता है। जो हैक शब्द यूज़ करते हैं ना, क्योंकि दिमाग में बैठा हुआ है हैकिंग, मतलब ये बंदा है कोई, वो सीनियर IAS ऑफिसर सोच रहे हैं कि रशिया में बैठ के कोई बंदा मेरा फ़ोन कंट्रोल कर रहा है और ये बुकिंग कर रहा है। मैंने ऐसा थोड़ी ना होता है मतलब हमने फिल्म देख के अपने आप को इतना इम्पोर्टेंस दे दी है, ये सोच हमारी वहीं तक जाती है। होता कोई आसपास वाले है जो कर रहा होता है। तो जब केस सॉल्व हो जाता है और जब मैं रीज़न बताता हूँ ये था ना, तो वो वैसा ही फीलिंग आती है जैसे किसी जादूगर को आप देख रहे हो स्टेज पे और वो कह रहा है कि यार ये मैं आपके गर्लफ्रेंड का नाम बता देता हूँ, या आपका डेट ऑफ बर्थ गैस कर लेता हूँ, या पासवर्ड गैस कर लेता हूँ।
लेकिन जब आप देखते हो कि कैसे किया था तो आप सर पकड़ लेते हैं, यार ऐसे किया था यार, ये क्या बात है यार, ये थोड़ा सा जादू है। ये नहीं हम मानते। हाँ हम नहीं मानते। जैसे वो हाथी गायब करता है स्टेज पर, तो जब मैंने देखे यूट्यूब वीडियो, मैंने कहा यार कैसे गायब कर देता है, सबको कैसे तो पता पड़ा कि उसने ऐसे ग्रिड वाले देखा होगा जो उसके आगे ऐसा रखता है ना कि जेल वाला फील आता है, वो जेल वाले फील में जो वो सरिये हैं वो एक्चुअली मिरर है, वो ऐसे वर्टिकल मिरर। तो जैसे वो ऐसा मिरर घूमता है ना, वो एक जगह चुटकी हो जाता है तो वो ऐसे मिरर हो जाता है, तो आपको यहाँ का रिफ्लेक्शन दिखने लगता है और पीछे हाथी नहीं दिखता क्योंकि अब मिरर ऐसे हो गया। जब ऐसे दिखता है तो हाथी दिख रहा है। तो मैंने सर पकड़ लिया, मैंने ऐसे गायब कर रहा था यार, ये क्या बात है। ऐसा ही इसमें, ऐसा ही इसमें तो जब मैं आपको कारण बता दूंगा तो आपको लगेगा यार ये क्या बात थी। ओके सर, ये तो मान लीजिए ऐसे वाले हो गए, लेकिन एक और फ्रॉड काफ़ी वायरल हुआ था, अभी कुछ वक्त से चल रहा था, अभी भी आपने इन्वेस्टिगेट भी इस चीज़ की होंगी कि चार्जिंग पॉइंट से लोग के पैसे जा रहे हैं, जूस जैकिंग बोलते हैं इसको। ओके सर, ये USB पोर्ट लगा हुआ है, उसने चार्ज पे लगाया USB से और उसको पता भी नहीं चला, फ़ोन में ख़त्म। वो सर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। जूस जैकिंग टेक्निक बहुत बहुत कॉमन है और इसके लिए वही 4-5 हज़ार की डिवाइसेस आती हैं और वो किसी भी जो USB चार्जर है उसके पीछे प्लग इन कर सकते हो आप, तो बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से अंदर लोग लगा देते हैं। वो आपका डेटा सक कर सकती है। तो जब आप चार्जिंग पॉइंट पर, खास तौर से जो USB चार्जर्स हैं, आपने देखो हर जगह वो USB चार्जर मिलने लगे, तो जैसे उसमें आप अपनी केबल डालते हो और चार्ज करने की कोशिश करते हो तो वो आपका डेटा कॉपी कर सकते हैं। और इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए तरीका यही है कि आप पावर प्लग यूज़ करें, USB के थ्रू चार्ज ना करें। कई बार लोगों के लैपटॉप से भी चार्ज करते हैं तो वो भी कॉपी कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन आता ही है, तो जैसे लैपटॉप पे प्लग इन करते हैं, मैं देखा एयरपोर्ट पे सर आपका ये चार्ज कर लूँ, तो ऐसा तो कभी मत करवाइए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसको लालच आ जाएगा, वो जैसे ही लैपटॉप खोलेगा सबसे पहले आएगा कि कॉपी कर ले तो कर ही लेगा। तो ये जो खुद आप अपना डोर ओपन कर रहे हो कि सामने वाला वो कर ले। इस तरह की और भी, जैसे जूस जैकिंग आपने बोला, और एक और मुझे याद आ रहा था जो बड़ा कॉमन है, अभी मेरे दिमाग से निकल गया। मेरा एक टीम मेंबर है, वो भी अजरबैजान गया किसी कॉन्फ्रेंस में, वापस आया तो वो एक डिवाइस लेके आया, कह रहा सर ये बड़ी महंगी डिवाइस है, मैं खरीद ली। कितने के? 12,000 की। पर वो 12, अब देख रहे हो कि 12,000 से क्या क्या कर सकते हो। तो वो उससे दिखाया मुझे, और अगले शो में मैं उसको लेके आऊँगा एंड विल शो यू दैट डिवाइस। वो क्या क्या कर सकती, 4-5 चीज़ें कर सकती है वो डिवाइस। आपके क्रेडिट कार्ड को रिमोटली कॉपी कर सकती है, अरे क्लोन कर सकती है। तो बोले मैं आपके बगल से निकलूं और वो डिवाइस ऐसे लगा के निकल जाऊं, तो आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की क्लोनिंग मेरे पास आ जाएगी और मैं उससे टच बेस पेमेंट कर सकता हूं। अरे 5,000 का तो लिमिट है, 10,000 का भी है ना, अब शायद 10,000 कर दिया। वो टचलेस पेमेंट, उसके लिए पिन की जरूरत नहीं होती। यदि मैंने कॉपी कर लिया तो मैं टचलेस पेमेंट 10,000 तो कर ही सकता हूँ। सो वो उसने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया, देखिए सर ऐसा मेरा ही कॉपी किया। और मैंने कहा चलो दिखाओ। तो एक तो ये बहुत बड़ा रिस्क है क्योंकि वो ले आया बाहर से, यहाँ भी मिल ही रहे होंगे सर, उसे लेके मेट्रो में चले जाए, हाँ मिलके आप किसी को परेशान करो। अब इसमें क्या पकड़ना बड़ा मुश्किल है, बिल्कुल, क्योंकि आप कहाँ निकले थे और कब कॉपी हो गया था, बिल्कुल, और वो पेमेंट कहाँ होता है, उसने क्या खरीद लिया, बस ये 2 ही चीज़ें हैं जहाँ से पकड़ा जा सकता है। पेमेंट कुछ उसने ऐसा किया होगा कि उस बंदे के यहाँ भी CCTV नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर वैसे ही मिलना नहीं है, वो तो निकल गया सामान लेके। सो ये एक रिस्क है जो बहुत ज़्यादा। फिर उसने कहा कि सर मैं इंटरसेप्ट भी कर सकता हूँ। पेमेंट इंटरसेप्ट हो जाएगी? नहीं, मैं जैसे कि आप का क्या कहते हैं वो जो कम्युनिकेशन है, जो हाँ सर NFC कम्युनिकेशन सॉल्व, उसको इंटरसेप्ट करता हूँ थोड़ी देर के लिए। इंटरसेप्ट का मतलब है कि वो आपको नहीं करने दूंगा मैं। हाँ सर, मैं सो व्हेन बिल्कुल आपके लिए नहीं चल रही कोई चीज़ तो आप पैनिक हो जाते हो, बिल्कुल, और आप उसको नहीं यूज़ करोगे और आपके दिमाग में चला जाएगा शायद कुछ टेक्निकल ग्लिच है, और उसके बाद वो यूज़ करेगा। तो बड़ा खतरनाक। तो इस तरह की चीज़ें एक सिचुएशन के तहत करा के बहुत। फिर वो होटल के कार्ड क्लोनिंग हो सकती है, जो आपके एक्सेस कार्ड होते हैं, जिससे आप लिफ्ट वगैरह यूज़ करते हो या रूम वगैरह। तो मैं किसी का भी, यदि मुझे एक कार्ड क्लोन कर लूँ, उसने कहा कि मैं, जैसे आपने एक रूम में बुकिंग कराई है, बिल्कुल, मैं उसको क्लोन कर लेता हूँ। आपका रूम नंबर है 405 और मुझे घुसना है 420। तो मैं उसके अंदर एडिटिंग करके वो 420 की क्लोनिंग कार्ड बनवा के मैं एक्सेस ले सकता हूँ। मतलब आई कैन डू रीडिंग एंड राइटिंग बोथ। यदि वो दोनों कर लूँगा मैं, तो मैं तो हो सकता है एक कार्ड तो मिल ही जाता है, एक बंदा मेरा अंदर बैठा हुआ, उससे मैंने लिया, कॉपी की, वो फॉर्मेट मुझे मिल गया, एंड देन आई हैव रिटन एन अनदर कार्ड। उसके बाद कुछ भी कार्ड हो सकता है। हाँ सर, बिल्कुल, मतलब हम तो इसको अभी जैसे ऐसे मूड में डिस्कस कर रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन ये तो बड़ा सीरियस, बहुत सीरियस है। और ऐसे हुए हैं चीज़ें, आप गूगल करेंगे तो आपको केसेस मिलेंगे जिसमें होटल्स के अंदर
साइबर अटैक ही बोलेंगे इसको हम, मतलब साइबर क्राइम का पार्ट बन जाता है। लेकिन रियल केसेस हो गए, चोरियां हो गई, डायमंड्स चोरी हुए हैं, उसके अलावा बहुत सीरियस सिचुएशंस भी क्रिएट हुई हैं, और होटल्स हुए, हॉस्पिटल्स हुए, रिसोर्ट हुए, ये लोग साइबर सिक्योरिटी को लेकर सचेत नहीं होते। ये तीनों चीज़ें बड़ी खतरनाक है, जहाँ पर लोगों की रिस्क कितना ज़्यादा है। मैं हॉस्पिटल के अंदर भी घुस सकता हूँ, वहाँ पे भी कई बार जो हाई एंड हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी सिक्योरिटी सिस्टम्स यदि कंप्रोमाइज़ हो गए तो बहुत कुछ हो सकता है। तो मेरे ख्याल से अब ज़रूरत है कि ये लोग भी जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हैं या जो मेडिकल सेक्टर में हैं, उनको अपनी साइबर सिक्योरिटी को लेकर बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वल्नरेबल इस हद तक हैं कि आप एक अल्ट्रासाउंड मशीन में डिफ्लेक्शन क्रिएट कर सकते हो, आप कोई दूसरी ऐसी जो सेंसर्स हैं उसमें डिफ्लेक्शन क्रिएट कर सकते हो कि वो काम करना बंद कर दें। या सर मेडिकल डेटा अगर किसी का कुछ चेंज कर दिया हल्का सा, बिल्कुल चेंज होने के लिए तो सर्वर साइड से चेंज हो ही सकता है, वो तो बिल्कुल अटैक होते ही हैं। लेकिन जो डे टू डे ऑपरेशंस हैं यदि वही हैम्पर हो गए और वो नहीं हो पा रहे तो भी पैनिक आ जाएगा। बिल्कुल भाई मैं जाके 4 ऐसे डिवाइसेस इम्प्लांट कर देता हूँ जिससे पूरा का पूरा सिस्टम जैम हो जाता है। अब वो दिन भर परेशान रहेंगे कि यार चल क्यों नहीं रहा है। कोई इमरजेंसी में है, कोई कहीं पे, तो ये चीज़ें जब नेगेटिवली यूज़ होने लगेंगी या क्रिमिनल यूज़ करेंगे, उससे पहले सचेत होकर हमें इनके लिए प्रोएक्टिव मेजर ले लेने चाहिए। सर जैसे आप ये डिवाइस बता रहे हैं, सर ये डिवाइस बनाता कौन है और ये क्या अरे ये टेक्निक यूज होती है? बहुत सारी हैं। आप डार्क वेब पे जाओगे तो सिर्फ हैकिंग किट के नाम पर बहुत कुछ बिक रहा होता है, और दे गिव यू मेलवेयर्स, दे गिव यू कंप्लीट एंड टू एंड सोल्यूशन टू हैक समवन। हैकिंग एज ए सर्विस बिक रही होती है। सर डार्क वेब को थोड़ा सा टीज करेंगे हम, क्योंकि डार्क वेब पे एक अलग लंबा एपिसोड हम हम लोग अलग करेंगे। से करेंगे डिस्कशन, पर टीज सिर्फ इतना करूँगा सर कि जितना हमने इंटरनेट आज तक यूज़ किया है वो ओवरऑल इंटरनेट का 3%। बताइए। हम 3% से ज़्यादा कभी एक्सेस कर नहीं सकते, क्योंकि हमारी इंटरनेट एक्सेस गूगल के थ्रू होती है। गूगल पर जो दिखता है वही हम अंदर घुस पाते हैं, हमें उसके बियॉन्ड पता ही नहीं कि वो डोमेन है नहीं है, URL है क्या है। गूगल सिर्फ 3% ही इंडेक्स करता है, तो गूगल ने 3% से ज़्यादा इंडेक्स किया नहीं है। तो उसके बियॉन्ड जो भी होगा सरफेस वेब पे भी होगा, तब भी हम सीधे नहीं एक्सेस कर पाएंगे। 90% जो इंटरनेट है वो डीप वेब आर क्लासिफाइड सर्वर, जैसे बैंक के सर्वर हैं, गवर्नमेंट के सर्वर्स हैं, कॉलेज के सर्वर हैं, आरोग्य सेतु, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ये सब के सर्वर डीप वेब में आते हैं, जो इंटरनेट पर हैं, क्रेडेंशियल्स के थ्रू एक्सेस होते हैं, ओपन नहीं। उसके बाद है 7% डार्क वेब, जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और ये 7% सरफेस वेब का डबल है, और ये इसमें दुनिया की हर इलीगल और हीनियस चीज़ होती है। इलीगल चीज़ एग्जैक्टली सॉफ्ट वर्ड है, क्योंकि डार्क वेब जिन चीज़ों के लिए जाना जाता है वो चीज़ें हैं जो आप इंसानियत की दृष्टि से बिल्कुल सर सही नहीं समझोगे, हैवानियत वाली चीज़ें होती हैं। तो इसलिए सिर्फ मैं हिंट दे रहा हूँ, बाकी हम आगे डिस्कशन करेंगे। बट इट्स रियली और इट्स ग्रोइंग वेरी फास्ट। एग्जैक्टली बिटकॉइन में ट्रेडिंग होती है, और दूसरे जो एनोनिमस क्रिप्टो करेंसीज है, मोनेरो, लाइटकॉइन वगैरह, उसमें यूज़ होते हैं। लेकिन starting from drug trafficking to human trafficking to guns ammunition trafficking to hackers on hire, ये बहुत लो लेवल क्राइम है। उसके बाद बहुत सेंसिटिव वाले क्राइम भी होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हायर करना और सब कुछ होता है। सर ये मतलब फिर इस पे मतलब ये गवर्नमेंट के थ्रू भी बहुत सारी जो है वो चलती हैं चीज़ें, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सर एक चीज़ और बताया मुझे कि जैसे कि ये साइबर क्राइम्स हो रहे हैं इतने सारे, और इसमें मतलब जो एल्डरली पीपल है अक्सर, मतलब अब तो कुछ नहीं रहा, कोई एल्डरली वगैरह किसी से नहीं, सबके साथ हो जाता है, बट स्टिल हम जो घर के बुजुर्ग लोग हैं उनको कैसे एजुकेट करें इस चीज़ में? देखिए, सबसे पहले तो हम यदि डूज एंड डोंट्स बताने की कोशिश करते हैं कि ये कीजिए ये मत कीजिए, वो कभी काम नहीं आता। मैंने आपसे बोला कि जो अभी तक एफर्ट लगाए जा रहे थे, मैं उनसे इसलिए इत्तेफाक नहीं रखता था क्योंकि लोग डूज एंड डोंट्स पढ़ाते हैं कि ये मत कीजिए ये मत कीजिए। हमारा दिमाग मत कीजिए परसीव ही नहीं करता कभी। मैं आपसे कहूँ कि आज भाई अगले मोमेंट हाथी मत सोचिए, हाथी सोचेंगे तो आप नहीं कर सकते। मतलब आपको पता नहीं कि इसका क्या मतलब है, मतलब हाथी मत सोचेंगे मतलब क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम यही टेक्निक यूज़ करते हैं बच्चों के लिए भी और सबके लिए कि ये मत करो, मत हमारे दिमाग हमें हमेशा सिर्फ समझ में आता है कि ये करो करो, ओके। और हम ब्रेन जो है वो पॉजिटिव चीज़ें प्रोसेस करना चाहता है, नेगेटिव नहीं करता वो। लेकिन हमारी तरीके ही हैं तो वो काम नहीं करते। हमने कहा OTP मत दीजिए, OTP मत दीजिए। हमें समझ में नहीं आता कि OTP कौन दे देता भाई। कोई ऐसे होता है कभी OTP के आज भाई अपना OTP बताना, हाँ हाँ लीजिए लीजिए, अरे वो पासवर्ड भी तो बता दो, हाँ लीजिए लीजिए, ऐसे थोड़ी ना होता है। उसके पीछे कहानी है, और जब तक हम वो कहानी नहीं बताएंगे तब तक कोई मतलब नहीं है। एग्जैक्टली। सो मेरे ख्याल से हमें कहानियाँ बताने की ज़रूरत है इस वक्त। जिस तरीके के इंसिडेंट हो रहे हैं, अवेयरनेस उन स्टोरीज़ के फॉर्म में फैलाई जाए, जो हम बड़े आराम से कर सकते हैं। आजकल तो क्रिएटिवली इतना मीडियम अवेलेबल है,
और वो समझ में आती है, वो बैठ जाती है। मैं कुछ दिनों पहले, आपको याद होगा, एक्सप्रेस वे पे हम गुजरते थे तो लोग हमसे बोलते थे कि यार एक्सप्रेस वे पे गाड़ी चलाओ ना, सावधानी से चलाना। ये 11-12 की बात कर रहा हूँ, जब बिल्ड हो रहा था गेट नोएडा। तो मुझे लगता था क्या सावधानी से चलाना, मैं असावधानी से चलाता हूँ। हाँ बिल्कुल। मैं क्या करूँ ऐसा। तो वो चीज़ समझ में नहीं आती। फिर एक ने कहा मेरे, और मुझे तब समझ में आया कि क्या मतलब है। बोले यार कभी गाड़ी चलाओ ना एक्सप्रेस वे पे और अचानक से कोई अंडा आपके स्क्रीन पे आके टकराए तो वाइपर ऑन मत कर देना, क्योंकि उससे वो फ्रॉथ जम जाएगा और ब्लाइंड हो जाएगी स्क्रीन, और फिर आप गाड़ी रोकोगे और पीछे से बंदे आएंगे और गन लगाएंगे और आपको लूट लेंगे। अब मेरे दिमाग में पूरी स्टोरी आई Exactly, पूरी कि क्या नहीं करना है। एग्जैक्टली। जब तक मुझे आप ये नहीं बताओगे सावधानी से क्या होता है। तो मेरे ख्याल से ये डिफरेंस है जो मैं चाहता हूँ कि हम बाकी लोग भी जो कर रहे हैं। और शायद सर आप ये चीज़ जो नई चीज़ें लेके आ रहे हैं कि कहानी की फॉर्म में अपनी इन्वेस्टिगेटिव पूरी स्टोरीज बता रहे हैं पॉडकास्ट में भी और हमारे साथ भी, तो वो एक चीज़ करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसीलिए मैंने डीडी नेशनल पर शो लेके आया हूँ। बिल्कुल सर, मतलब हम भी देखते हैं उसको और बड़ी इंटरेस्टिंग। और मैं इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि अक्सर क्या होता है कि कुछ चीज़ें हम लोग पॉडकास्ट में भले ही हम डिस्कस कर लें, पर ऑन टेलीविजन अवॉइड करते हैं। जैसे किसी ब्रांड का नाम लेना, बिल्कुल। जैसे कि मैं गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम को सीधे सीधे नाम लूँ और उनके खिलाफ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी बिल्कुल निकल रहा हो, दो वी आर नॉट हैविंग दैट इंटेंशन, तो वो बड़ा इशू बन सकता है। लेकिन जब हम अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं तो हमें हर चीज़ बतानी पड़ती है। तो इस शो में हमने वो ध्यान रखा, हमने एज इट इज़ नाम यूज़ किए बिना किसी को बुरा किए, लेकिन चूंकि उनकी वजह से क्राइम हो जाता है तो फिर उनका नाम लेना पड़ेगा। बिल्कुल। और लोग तभी सीख पाएंगे। मैं उसके बाद कुछ और नाम लेके बोलूँ कि वहाँ जाके सेटिंग कर लो, वो समझ ही नहीं पाएगा कि किसमें सेटिंग करनी। बिल्कुल। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से स्टोरी के फॉर्म में विद ऑथेंटिक ब्रांड्स नेम्स ही कन्वे करनी पड़ेंगी, तभी समझ में आएगी। फाइन सर, अभी इस क्वेश्चन से पहले आप आधार कार्ड के बारे में बता रहे थे, तो आधार कार्ड से रिलेटेड कंसर्न आ जाता है। डेटा का तो अलग बात है, लेकिन हम लोग जब कहीं जाते हैं फोटोकॉपी के लिए या फिर आम जो बंदा है, लेमैन है, वो कहीं स्कैन कराता है कोई चीज़, तो वो अपना आधार कार्ड वगैरह के सारे डॉक्यूमेंटेशन। अरे मैंने यहाँ तक देखा भी, बंगेल के अंदर कुछ साइबर कैफ़े हैं और वहाँ पर मैं गया कुछ प्रिंट आउट लेने के लिए तो लोग लगे हुए थे, हाँ साहब वो प्रिंट आउट, पासवर्ड बताइए अपना। हाँ लिखिए। वही लॉगिन कर रहा है, वो उसका ईमेल पासवर्ड निकाल रहा है, उसी से डॉक्यूमेंट निकाल के, तो वो एक दिन में 10-12 पासवर्ड तो उसको पता हो जाता है। बिल्कुल। जितने भी लोग आते हैं, मतलब अवेयरनेस नहीं है। अब ये कौन सा पासवर्ड है आपको पता है? ये उसके जीमेल का पासवर्ड है जो उसके फ़ोन में भी है। और मैं सर पकड़ लेता हूँ कि यदि ये बंदा खुरापाती है, मान लो बिल्कुल, चलो इस वक्त नहीं है, तो ये तो कुछ भी कर देगा। कल के दिन यही ब्लैकमेल करने लगे, परेशान करते, उसके फ़ोन में कुछ कर दे। तो ये गलतियाँ बहुत कॉमनली हो रही हैं जब किसी से सर्विस लेने जाते हैं, खासतौर से जो रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पर लोग इतना टेक सेवी नहीं है, उनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि पासवर्ड नहीं बताना है, या अब पासवर्ड नहीं बताना है तो दूसरा ऑप्शन क्या है, उन्हें ये भी नहीं पता कि वो मुझे प्रिंट आउट तो निकलवाना है, तो मैं उसको ईमेल फॉरवर्ड कर सकता हूँ, मैं व्हाट्सएप पे भेज सकता हूँ, अपना ईमेल उसको लॉगिन ना करने दूँ, वो रिस्क है। और सर ये आधार कार्ड का दे देना, इजीली प्रोवाइड कराना, प्लस वो कॉपी, इसमें कुछ आप बताएं कि मैं भी बहुत आपने ज़बरदस्त अच्छी चीज़ पूछ ली। आधार कार्ड का मिसयूज़ सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि आधार कार्ड का यूज़ करके आपके नाम से सिम निकल जाते हैं, बैंक अकाउंट भी खुल जाते हैं। उसमें ज़रूर कोई लोग इन्वॉल्व होते हैं, बैंकिंग ऑफिसर्स, तभी हो पाता है, क्योंकि पूरी तरीके से अदरवाइज़ होना संभव नहीं है, लेकिन होता है। और लोग हमें ऐसे हर दिन ऐसे बैंक अकाउंट मिल रहे हैं जो ऐसे लोगों के नाम पर जिनको पता ही नहीं कि उनके नाम पर बैंक अकाउंट खुल रहा है। हाँ, उनका आधार कार्ड ज़रूर चोरी हुआ है या मिसयूज़ हुआ है, तो आधार को मास्क करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अपना कोई भी आधार कार्ड विद फुल नंबर किसी को न दें, विद फुल नंबर नहीं देना। हाँ, उसमें जब आप मास्किंग आधार कार्ड उठाते हो तो उसमें आपके सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट दिखते हैं, बाकी मास्क रहता है और QR कोड दिखता है। तो जिसको ऑथेंटिकेट करना है वो सीधे QR कोड से ऑथेंटिकेट कर लेगा, उसको नंबर देख के ऑथेंटिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक फैसिलिटी है जो आधार सर्वर ने दी है, UIDAI ने। तो जब आप वहाँ से डाउनलोड करें तो मोबाइल नंबर डालेंगे, OTP आएगा, ऑथेंटिकेट करें, और उसके बाद जब आप डाउनलोड करें तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि मास्क आधार कार्ड है, तो वो वही यूज़ करें। मास्क आधार कार्ड लोगों को यूज़ करना चाहिए। सर इसमें एक चीज़ और बताएं, आजकल ना टेलीग्राम का भी फ्रॉड बहुत हो रहा है। मैं लास्ट टाइम जब आपसे मिला था तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मतलब टास्क बेस्ड न्यूज़ स्टोरीज आती हैं लोगों के पास कि भाई ये टास्क पूरी करो, ये टास्क पूरी करो, और उससे इतना फ्रॉड हो रहा है, लोगों को हम बताते रहते हैं लेकिन फिर भी फंस जाते हैं। अच्छा, मुझे आप एक चीज़ बताना, टेलीग्राम आप यूज़ करते हैं? सर बहुत कम। सबके पास टेलीग्राम है? आपके पास है? अपने है टेलीग्राम? कब यूज़ किया था आपने टेलीग्राम? पता क्यों डाउनलोड किया था आपने? जब व्हाट्सएप के ऊपर पेगासस का हल्ला होना शुरू हुआ था तो लोगों ने कहा यार ऑप्शन क्या है, उन्होंने कहा सिग्नल पे चले जाओ, टेलीग्राम पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। उस वक्त सबने सिग्नल टेलीग्राम के बारे में सुना और डाउनलोड कर लिया, पर फिर उसके बाद वो ख़त्म हो गया मामला, और उसके बाद ना सिग्नल को यूज़ कर रहा है ना टेलीग्राम।
पर इंस्टॉल करके बैठे हुए हैं। इंस्टॉल करके बैठे हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ असली कहानी। बिल्कुल। टेलीग्राम इलीगल चीज़ों का हब है। टेलीग्राम पे कोई चैट नहीं करता। टेलीग्राम चैट के लिए आज भी किसी से पूछोगे तो 10 में से शायद एक बंदा होगा जो, या 100 में से एक होगा बिल्कुल जो सर, हम Telegram- लोग भी नहीं करते, पढ़ा वो हुआ नहीं है कर पढ़ा सबके, पर टेलीग्राम यूज़ क्यों कर रहा है फिर? वो टेलीग्राम इसलिए यूज़ कर रहा है कि टेलीग्राम पे आप सर्च करो 3 इडियट, आपको हाई क्वालिटी HD क्वालिटी मूवी मिल जाएगी डाउनलोड करने को। कोई भी फिल्म अभी जो रिलीज़ हुई है पिछले हफ्ते वो वाली देख लो, वो बिल्कुल मिल सर। जाएगी। आपको 25 लिंक मिलेंगे। तो आप कोई भी पायरेटेड कंटेंट जो अभी OTT पर चल रहा है, जो कमर्शियली अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है ही नहीं, वो आप इस पर डाउनलोड करके HD क्वालिटी देख पा रहे हो। आप कोई बुक पढ़नी है, आपने पासवर्ड निकालने, आप उसमें ढूंढना सोनी लिव के पासवर्ड चाहिए मुझे, आपको 1000 मिल जाएंगे। जी के पासवर्ड, आपको अमेजोन के पासवर्ड, हैक्ड पासवर्ड। बिल्कुल सर। तो आप यूज़ कर रहे हैं लोग, इसलिए लोग टेलीग्राम यूज़ कर रहे हैं। या फिर अपना खुद का स्टोरेज बना लिया इलीगल। अब जितने ये क्रिमिनल ग्रुप बने हुए हैं क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट के नाम पर, वो व्हाट्सएप पे नहीं बनाते, वो टेलीग्राम पे बनाते हैं। क्योंकि टेलीग्राम में भी वो एनोनिमसी वाला फीचर आ गया है। टेलीग्राम पे आप एनोनिमस हो सकते हो, उसमें एक सेटिंग है जिसमें आप बिना अपना मोबाइल नंबर लिंक किए अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो जब आपका मोबाइल नंबर ही उससे लिंक नहीं है तो आप तक पहुंचेगा कैसे कोई? ईमेल आईडी आप कोई ऐसा बना लेते हो, प्रोटॉन मेल या डार्क वेब में तो आप छुपे हुए और आपका एक्सेस हो गया पूरी दुनिया से। ऐसी बहुत सारी ऐप है जिसमें आप ऐप इंस्टॉल करो और आप नॉर्मल कॉल लगा सकते हो किसी को बिना अपनी नंबर एक्सपोज किए। उसी तरह का फीचर हो गया टेलीग्राम। मैं इसलिए बताऊँ, मैं टेलीग्राम का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सबको यूज ही कर रहे हैं, बाकी आपका नहीं ले रहा कि मिसयूज ना हो। बिल्कुल। लेकिन टेलीग्राम हैज बिकम दैट। जो डिस्कॉर्ड के बारे में हमने पिछली बार बात की थी, सो टेलीग्राम का इसी वजह से CEO पे भी आरोप भी लगे और आपको पता ही होगा जो कुछ हुआ। लेकिन ये एक तरीके से व्हाट्सएप ने रोका कि ऐसा ना हो, इसलिए उसने कंडीशंस लगानी शुरू की, पर टेलीग्राम ने वो कंडीशन नहीं लगाई और उस वजह से उसका मिसयूज़ बढ़ता चला गया। सिग्नल अलग लेवल पे खेल रहा है, पर यदि आप गौर से देखेंगे तो चाहे सिग्नल हो और टेलीग्राम हो, इसके पीछे कुछ लोग आपको कॉमन मिलेंगे। एग्जैक्टली। और वो जो कॉमन लोग होंगे वही होंगे जो व्हाट्सएप में भी हैं। बिल्कुल। तो इसलिए मैं उधर नहीं कर रहा, बट ये जो ऑप्शंस आए थे हमारे सामने व्हाट्सएप पर सवाल खड़े होने के बाद, तो स्ट्रैटेजिकली ही आए थे, क्योंकि अकेली ये 2 एप्लीकेशन नहीं थी, और भी बहुत सारी, पर इन दोनों को स्ट्रैटेजिकली डाला गया ताकि आप अभी भी उन्हीं के चुंगल में रहें जिनके चुंगल में आप पहले से हैं। ओके, तो ये है जो गेम बताया सर ने। तो इसमें एक थ्योरी है। ओके। एंड अगेन मैं क्लेम नहीं कर रहा है कि सही है गलत है, बिल्कुल। पर चूंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं और जो भी इंटरनेट पे डेटा अवेलेबल है उस बेस पर हम ओपनली कुछ ओपिनियन दे सकते हैं। तो आपको याद होगा 2019 में व्हाट्सएप के ऊपर आरोप लगा कि भाई, आरोप क्या लगा, सब पता ही था कि व्हाट्सएप पर मिस कॉल आती थी और पूरा फोन हैक हो जाता था। बिल्कुल। और ये आईफोन के लिए था, एंड्रॉयड के लिए बाद में आया। एग्जैक्टली सर। सबसे पहले पेगासस बना आईफोन के। तो आईफोन पर नॉर्मल मिस कॉल पर भी तो हैक हो सकता था, व्हाट्सएप पे क्यों हैक होता था? बिल्कुल। तो मतलब व्हाट्सएप को यूज किया जा रहा था। एग्जैक्टली। व्हाट्सएप वाज अ टूल टू इंस्टॉल दिस मैलवेयर पेगासस। और ये 4 साल से हो रहा था, क्योंकि जिस कंपनी ने ये बनाया, NS ऑर्गेनाइजेशन, 2015 में स्टार्ट हुई, 2019 में हमें पता पड़ा, और ये गवर्नमेंट को बेच रहे थे। तो गवर्नमेंट को ऐसे तो नहीं बेच रहे होंगे कि सर हम बताएंगे नहीं कैसे इंस्टॉल होता है, आप ले लो। एग्जैक्टली सर। होगा ऐसे कि यार सर व्हाट्सएप पे कॉल जाएगा तो इंस्टॉल हो जाएगा, तो खुल के बताया होगा ना कि व्हाट्सएप पे कॉल जाएगा। व्हाट्सएप कहता है मुझे पता नहीं था। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? सारी दुनिया में हर एक प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर को पता है। बिल्कुल। पूरी दुनिया में हर एक गवर्नमेंट ने खरीदा हुआ है, और व्हाट्सएप को नहीं पता। वो कहता है 4 साल से ये लोग ऐसे चोरी छिपे बेच रहे थे। ओपन कंपनी थी। एग्जैक्टली सर। कोई चोरी छिपे नहीं था, ऐप पे कॉल आके और आप ही के कॉल से एक्सप्लॉइट हो रहा था। तो ये कैसे हो सकता था कि आपको नहीं पता, फिर आपके तो अरे हम फिक्स कर देंगे, डोंट वरी। ये चीज़ आई डोंट बाय। ओके, अब मेरी अपनी थ्योरी है कि हुआ क्या हुआ। बिल्कुल सर, बताइए। 2015 में यूके में एक बम ब्लास्ट हुआ। तो उसमें ये पाया गया कि जो टेररिस्ट हैं वो व्हाट्सएप यूज़ किया है। तो यूके पार्लियामेंट ने कहा कि भाई ये डेटा दीजिए, हमें बताइए कौन लोग हैं। तो व्हाट्सएप ने कहा कि हम नहीं दे सकते, एंड टू एनक्रिप्टेड है, सिक्योर है, हम कैसे दे दें। तो उनकी पार्लियामेंट ने डिसीजन लिया कि फिर इनको देश से बाहर करो। तो ओवरनाइट जो जॉन कूम, ब्रायन एक्टन में से कोई यूके ट्रैवल किया, डिफेंस सेक्रेटरी से मिला, और ये केस सॉल्व हो गया। उसके बाद टेररिस्ट भी पकड़े गए।
और उसके बाद ये 2019 में पेगासस वाला मामला आया। तो अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ 2015 के इंसिडेंट से कि उस दिन हुआ क्या होगा। बिल्कुल संभावना है ओके कि जॉन कूम गए भाई डिफेंस सेक्रेटरी से कि यार ऐसे मत करो, आप हमें देश से बाहर निकालोगे तो कल इंडिया निकाल देगा, परसों बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल निकाल देगा, सारी कॉमनवेल्थ कंट्रीज निकाल देंगे। भाई ये तो सब एक बिल्कुल एग्जैक्टली तरह के लॉ फॉलो करती हैं कि इनके लिए यदि वो खतरनाक है तो हमारे लिए भी खतरनाक है। तो बोले फिर डेटा दे दो हमें। बोले हम डेटा तो दे नहीं सकते, एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है। तो बोले फिर बाहर जाओ। बोले सर हम नहीं दे सकते तो क्या हुआ, ये दे सकते हैं। ओके तो बोले ये कौन है, अरे बोले सर ये कल ही रात एक कंपनी खुली है एनएस ऑर्गेनाइजेशन इजराइल में, ये दे सकते हैं। तो बोले ये कैसे देंगे, बोले वो व्हाट्सएप पे कॉल ओके वो हम सेट कर लेंगे ओके। तो ये खेल कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक मिस कॉल के थ्रू कुछ इंस्टॉल हो जाए जब तक कि उस एप्लीकेशन को ना पता हो। उस एप्लीकेशन को पता होना जरूरी है कि ऐसा कुछ होने वाला है, उसका मुझे ऐसा करना है। सो अ वेरी फनी थिंग विच एनीबडी कुड अंडरस्टैंड इजीली, जो थोड़ा बहुत भी टेक्निकली नहीं सर वही मैं कहना चाहता हूँ, जिसको टेक के बारे में पता है वो एकदम समझ जाएगा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन ओपनली नहीं बोलते लोग। और मैं सिर्फ हिंट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी एल्स, क्योंकि अब तो सब बिल्कुल चीज़ें ठीक हो गई हैं एंड एवरीथिंग इज फिक्स्ड, Unless इसलिए बोला जा कुछ सकता नया हो। है, इसलिए बोला जा सकता है। लेकिन आगे नहीं होगा, होगा क्या पता। मैंने पिछली बार शायद आपको बताया, वो एक ऐप आई थी एनम ऐप। एनम ऐप डार्क वेब पे प्रमोट होना शुरू हुई कि मोस्ट सिक्योर ऐप है, मिलिट्री गेट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट भी इसको हैक नहीं कर सकती, सारे क्रिमिनल इसको यूज़ करना शुरू कर दिए। पूरे डार्क वेब पे हर आदमी एनम ऐप यूज़ कर रहा है। उसके बाद पिछले साल एक ही रात FBI ने करीब 8 कंट्रीज़ में रेड डाली, 8 या 10 कंट्रीज़ में रेड डाली और $multi-billion एसेट कॉन्फिस्केट किया। ओके मतलब लग्जरी कार्स, गन्स, अम्यूनिशंस, ड्रग्स, क्रिप्टो करेंसीज, हर तरह की लग्जूरियस रिसॉर्ट्स और जो उनके क्रिमिनल्स के थे सब कॉन्फिस्केट कर लिए। पता क्यों सर उस हाँ वही सर क्यों एनम ऐप FBI ने बनाई थी। FBI, और ये गूगल पे आप इसको पूरा पढ़ना और वो फोटो दिखाना ग्राफिक्स में। एनम ऐप FBI को एक बंदा मिला डार्क वेब पे जो ऑपरेट करता था, उसको उन्होंने पकड़ा, ठीक है उसने उन्हें टॉर्चर किया। तो उससे कहा कि देख तुझे छोड़ देंगे, ओके गेम को थोड़ा बड़ा बनाते हैं। सर सब खेल रहे हैं यहाँ पे तो बोला बताइए क्या करना है। बोले एक हम ऐप लॉन्च करते हैं, तुम करोगे बोला ऐप लॉन्च, और तुम्हारा इसका एलियास होता है डार्क वेब पे जो भी ऑपरेट करता है वो एलियास से करता है, छतम नाम। तो बोले तुम्हारे नाम की क्रेडिबिलिटी है, तुम अपने नाम से प्रमोट करो कि ये मोस्ट सिक्योर, मोस्ट क्रेडिबल, मोस्ट मिलिट्री ग्रेड सिक्योरिटी ऐप है, सब यूज़ करेंगे, हम चुपचाप मॉनिटर करेंगे। जिस दिन हमें समझ में आएगा कि आप बस वक्त आ गया है उस दिन हम सब पकड़ लेंगे, उस दिन खेल करेंगे। तो ये प्लांटेड ऐप थी, और इस तरह की और भी ऐप होंगी। हम जब कोई चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, हमें कैसे पता कि ये चीज़ किस हमें तो लग रहा होता है यार हम यहाँ से बच जाएंगे यहाँ से, बट वो इवेंचुअली कहानी कुछ और खेल कुछ और होता है सर। 2008 एक चीज़ और बोलूँगा, फिर उसके बाद बिल्कुल अगला सर, सवाल लेंगे सर, क्योंकि ये इससे लिंक्ड है। 2008 एक बहुत खूबसूरत साल था। 2008 के बारे में हम लोग जब मैं ये क्वेश्चन आपसे करना ही चाह रहा था। आप बिल्कुल सर प्लीज, आप चाहो तो क्वेश्चन कर लो, फिर हम आंसर क्योंकि आप क्वेश्चन करोगे तो उस हिसाब से मैं आंसर दूंगा। सर वो अभी उसके बाद करूंगा, पहले एक क्वेश्चन और आया मेरे पास, तो पहले फिर मैं उसका जवाब दे दूं। उसके हिसाब से वो क्वेश्चन बहुत अच्छा बनेगा। ठीक, मैं ये कहना चाह रहा था, अभी हम बात कर रहे थे डेटा पे। सर एक और थ्योरी ऐसी आती है, लोग कहते हैं कि जो सारा डेटा है ये कुछ लोग कंट्रोल करते हैं सारे के सारे। तो ये कहाँ तक सच है कि पूरी मास को कंट्रोल करने के लिए बहुत चुनिंदा लोग हैं जो कंट्रोल करते हैं, फिर वो कंट्रीज़ को भी ड्राइव करते हैं उस हिसाब से, और लोगों को तो छोड़ दीजिए, बड़े बड़े कंट्रीज़ वहाँ के PMs वगैरह वो ड्राइव होते हैं। तो प्रैक्टिकली तो ऐसा हो ही रहा है। आप ये देखिए कि इंडिया में कितने डेटा सेंटर्स लिमिटेड ही हैं, बिल्कुल उसी पे सब लोग होस्ट करके बैठे हैं, चाहे बैंक्स हों चाहे इंडस्ट्रीज हों, तो डेटा तो एक ही के पास है। एग्जैक्टली प्रैक्टिकली आप गौर से देखो तो कंट्रोल किसका है, जिसका डेटा सेंटर है। इसी तरह हर जगह, भले वो डेटा क्लाउड पर हो, भले वो डेटा ऑन प्रेम हो, अल्टीमेटली जो डेटा सेंटर प्रोवाइडर्स हैं या क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं वो लिमिटेड हैं। और डेटा क्लाउड फ्री में कोई क्यों देता है? जैसे अभी बहुत सारे जो लीडिंग प्लेयर्स हैं हमारे, वो फ्री में क्लाउड सर्विसेज देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो डेटा को कंट्रोल कर सकते। एक बार आपकी लत लग गई और आपका डेटा हमारे पास है तो आप कहाँ जाओगे? आपकी 10 साल की हिस्ट्री मेरे पास है, आज गूगल के पास मेरे 20 साल की हिस्ट्री है, अब मैं उसको स्विच कर ही नहीं सकता। सो ये एक रीज़न है। तो डेटा ये आपका प्रैक्टिकली यही हो रहा है। इसको मैं वो नहीं करता, पर इसको एक लाइन और ऐड करता हूँ कि 2000 इंटेंशन पे थोड़ा सा मैं वो कर रहा हूँ सवाल, कि 2008 जो एक साल हुआ उसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। डार्क वेब आया, बिल्कुल, बिटकॉइन भी आया, एग्जैक्टली सर, आईफोन भी आया, और व्हाट्सएप भी आया।
अब इन चारों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, डार्क वेब बिका कैसे, मतलब बिका मतलब प्रमोट कैसे हुआ कि भाई साहब कोई नहीं जान सकता कि हाँ, इसके exactly, पीछे कौन anonymity है, सब छुपे हो आप, सेफ हो, सिक्योर हो और कुछ भी करो, बिल्कुल। मतलब अपने आप को छुपा के कुछ भी कर सकते हो आप, बेसिकली सिक्योरिटी के पॉइंट से। बिटकॉइन सिक्योर है, हाँ सर, डिसेंट्रलाइज है ये सब आप छुपे हुए हो, किसी को नहीं पता कि आपका पैसा है और आप यूज़ कर सकते हो, मोस्ट सिक्योर। यदि डार्क वेब सर्वाइव करना था तो बिटकॉइन का आना जरूरी था चीज़। बिल्कुल और यदि सर, बिटकॉइन का आना जरूरी था तो उसको एक मार्केट प्लेस चाहिए था जो डार्क वेब था। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, वरना इस दोनों नहीं चल सकते। भाई अदरवाइज बिटकॉइन यूज कहाँ होगा? बिल्कुल सर। कौन ऐसी जगह बिटकॉइन यूज करेगा क्या? क्योंकि जो प्लेटफॉर्म होगा वो तो एक्सपोज कर देगा बिल्कुल, उसको। एकदम। मान लो मैं ओपन इंटरनेट पर बिटकॉइन से पेमेंट कर रहा हूँ तो पैसा भले ही छुपा हुआ, ऊपर में जो चीज कर रहा हूँ वो तो ओपन है ना। सो आई नीड अ प्लेटफॉर्म विच इज ऑल्सो एनोनिमस, इसलिए डार्क वेब आया और ये दोनों एक साथ आए। लेकिन कभी ऐसी बात नहीं की जाती कि दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, दोनों को इंडिपेंडेंट दिखाया जाता है कि एक ओपन सोर्स कम्युनिटी है, उसने सोचा डार्क वेब बना दिया, फिर एक ओपन सोर्स कम्युनिटी है, उसने सोचा उसने बिटकॉइन बना दिया। ये ओपन सोर्स कम्युनिटी को पैसा कौन देता है? सर ये क्या पीछे से ओपन सोर्स कम्युनिटी अचानक से कैसी चीजें बनाना शुरू कर देती है? Okay. ये ऐसे नहीं होती चीज़। इसके पीछे हाँ, कहानी है। अब आप सोचो कि आईफोन कैसे बिका? सिक्योर है, हाँ सर बिल्कुल। प्रीमियम क्वालिटी सिक्योरिटी, और आप सब इलीट लोगों ने लेना शुरू कर दिया कि भाई किसी का पैसा है, वो 2 लाख 1.5 लाख जो भी ले रहे हैं क्योंकि हम आपको बिल्कुल। और फिर पेगासस सबसे पहले आईफोन के लिए बनता है सर ये तो और बहुत उसके लिए कौन कल्प्रिट है? व्हाट्सएप। यदि व्हाट्सएप ना होता तो आईफोन है कि ना होता, सवाल ये है। और व्हाट्सएप भी ऐसे बिका कि सिक्योर है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, कोई स्टूप नहीं कर सकता, कोई गवर्नमेंट नहीं। अब मैं किस पे भरोसा करूं? सर ये तो बहुत ही अलग डायरेक्शन में चीज़ जा रही है। फॉर एग्जांपल आईफोन सारे सीईओज यूज करते हैं, सब यूज करते एंड दे तो- थिंक कि वो अनहैकेबल है, और इसके पीछे की कहानी और व्हाट्सएप, ये तो सबको ही पता है जो मैं बोल रहा हूँ कि पेगासस व्हाट्सएप से ही हो गया बिल्कुल। था। तो आप इसको भी सिक्योर बोल रहे हो, आप इसको भी सिक्योर बोल रहे हो, फिर पता पड़ता है कि इसकी वजह से ये हैक हो जाता है, तो मुझे कंफ्यूज क्यों कर रखा है? बिल्कुल। फिर आप बोल रहे हो बिटकॉइन, और ये एक ही टाइम पे हो रहा है, बिकॉज कल के दिन आप सिक्योरिटी के पास और ये चीज़ें देख मिलेंगी आपको जो 2008 में हो रही थी, वो जो साल ही ऐसा था, एंड दैट वाज ग्रोइंग। बिटकॉइन का ओनर कौन है? जो बिटकॉइन को किसने स्टार्ट किया? सतोशी नाकामोतो। सतोशी नाकामोतो। गूगल कीजिए, सतोशी नाकामोतो नाम का कोई बंदा है ही नहीं दुनिया में। पेपर्स मिलेंगे सर बस वो। तो एक रिसर्च पेपर है सतोशी नाकामोतो के नाम से, जिसके बेस पर पूरी $1 ट्रिलियन इकॉनमी खड़ी हो गई है, और हमें पता ही नहीं कि इसके पीछे लोग कौन है। तो यदि मुझे पता नहीं है तो मैं कैसे भरोसा कर पा रहा हूँ? आप सोच रहे हो कैसे खेला गया है कि आपके दिमाग से, आप ट्रस्ट कर रहे हो, आप लगा भी रहे हो वो पैसा। 2008 मेरे जहन से जा नहीं रहा है कि आपको ये भरोसा कैसे दिला दिया गया कि बिटकॉइन इज सेफ और बिटकॉइन एक बंदा नहीं चला रहा? ये कैसे मान लिया हमने? जो आपने मुझे हल्का सा हिंट दिया कि डेटा कुछ लोग चला रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ डार्क वेब भी कुछ ही लोग चला रहे हैं और बिटकॉइन भी कुछ ही लोग चला रहे हो और iPhones के और भी। बाकी तो अब मैं नाम नहीं हाँ, लूंगा exactly, क्योंकि, sir। लेकिन मैं उसको डिनाई भी नहीं कर सकता कि इसके पीछे सेलेक्टिव लोग हों जो खेल खेल रहे हो, कि पहले कम्युनिटी को हम एक टूल दे देंगे ब्रांडिंग के नाम पर, और वो कम्युनिटी प्रीमियम कम्युनिटी होगी, और वही तो हमें कंट्रोल करना है। हमें 140 करोड़ लोगों से मतलब थोड़ा ना, और 10 साल बाद चीज़ें खुल के सामने आएंगी, फिर कोई विकीलीक्स में कुछ पॉसिबिलिटीज है कि नहीं? मजे के लिए ही सही, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्टली सर, हम तो डिस्कस कर रहे हैं नॉर्मली। So it's not against anybody. I'm again with this disclaimer, but we should understand the factors जो हमारे सराउंडिंग में हो रहे हैं। तो सर इसलिए मैं ये चीज़ यहाँ लाना चाह रहा था कि बहुत सारी ऐसी ऐप आती हैं और हमें समझ में नहीं आता कि इनका रियल इंटेंशन। सर अचानक से वायरल हो जाते हैं जो सब चीज़ें। बिल्कुल जब मैंने पिछली बार आपसे कहा था कि टिकटॉक का ओनर दुनिया का 26वां रिचेस्ट आदमी है, तो क्यों है भाई? बिल्कुल क्यों है? क्या टिकटॉक कोई ऐसी चीज़ कर रहा है जो बाकी लोग नहीं कर रहे? या वीचैट का वैल्यूएशन इतना है तो क्यों है? या जो भी एप्स, इट्स ऑल डेटा ड्रिवन, बिकॉज डेटा इज सेंट्रलाइज एंड समबडी इज यूजिंग दिस डेटा टू मेक मनी। बिल्कुल। और आसानी से पैसा तभी बनता है जब वो डेटा नेगेटिवली यूज हो रहा हो। बिल्कुल पॉजिटिवली यूज हो गए तो कोई अरबपति बना नहीं। एग्जैक्टली सर, तो इसको कुछ ना कुछ डिस्कस तो गड़बड़ हो रही करेंगे होगी। अगले एपिसोड में कि ये दुनिया को कैसे कंट्रोल चीज़ें हो रही हैं, वर्ल्ड दुनिया मतलब वॉरफेयर कैसे चलता है डिजिटल में। उसमें एक चीज़, एक लास्ट क्वेश्चन अभी के लिए मैं ये कहूँगा कि एक और चीज़ ओपिनियन इसी पे आती है कि जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनको ब्लैकमेल तक किया जाता है इन सब चीज़ों से। आपने केसेस सुने होंगे कि प्रेसिडेंट्स तक के फ़ोन हैक हुए। हाँ सर। आप गूगल करेंगे तो मिल जाएंगे कौन कौन से हैं, या सीनियर लीडर्स फॉर दैट मैटर। पिछले इलेक्शन में भी हिलेरी क्लिंटन का बिल्कुल पता ही है लोगों को, तो मैं एम नॉट हिंटिंग देयर क्योंकि वो अभी भी इलेक्शन वाले मोड में लेकिन हम कोई ऐसी चीज़ नहीं, लेकिन हुए हैं बिल्कुल, और उसकी वजह से इम्पैक्ट भी हुआ। तो ऐसा नहीं है, और जर्नलिस्ट के या लोगों के तो टारगेट रहते ही हैं।
तो ये बिल्कुल होता है, और ये बिना, इसमें एक चीज़ होती है जो हमेशा हम जिस शब्द को यूज़ करके इस चीज़ को कवर करते हैं, उसको बोलते हैं 0 days वल्नरेबिलिटी, कि भाई आपके फ़ोन में 0 days वल्नरेबिलिटी थी, उसकी वजह से आपका फ़ोन हैक हो गया। अब 0 days वल्नरेबिलिटी होती क्या है? ऐसी फ़ोन की कमजोरी जो अभी तक उस फ़ोन मैन्युफैक्चरर को नहीं पता या उस ऐप मैन्युफैक्चरर को नहीं पता। मान लो आपके फ़ोन के अंदर एक एप्लीकेशन है और उसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी है, कमजोरी है, जिसको एक्सप्लॉइट करके पूरा फ़ोन हैक हो सकता है या पार्शियली हैक हो सकता है, और उस ऐप डेवलपर को नहीं पता, इसलिए वो एक्सप्लॉइट हो रही है। ऐसी 0 days वल्नरेबिलिटीज़ डार्क वेब पर हर हफ्ते आती रहती है, सैकड़ों की संख्या में, कि ये देखिए ब्राउज़र की है, ये क्रोम की है, ये एक्सप्लोर, ये जो भी टूल, अब गेम्स हैं, चैट ऐप्स हैं, सोशल मीडिया ऐप्स हैं, उनकी आती रहती है, फ़ोन की भी आती है, और उसके बाद वो फिक्स भी होती है। वल्नरेबिलिटी आने और फिक्स होने के बीच में गैप होता है, 6 दिन का, 7 दिन का, कई बार 24 घंटे में भी फिक्स होती है। लेकिन वो जो गैप होता है, उस गैप में लाखों फ़ोन हैक होते हैं, और कई बार ये गैप बढ़ाया जाता है ताकि और फ़ोन हैक हो पाएँ। अरे वो खुद से टाइम दिया जा रहा है कि वो पैच जब तक नहीं निकलेगा आप एक्सप्लॉइट हो सकते हो। जिस दिन पैच आ गया उस दिन ही बच पाओगे ना। तो आपको पता ही नहीं है कि एक वायरस है, मान लो मार्केट में, उसका वैक्सीन हमारे पास है पर हम दे नहीं रहे। हम देंगे तब जब एक उसकी डिमांड और ज़्यादा। इस तरह की चीज़ें होती हैं। आई एम जस्ट हिंटिंग पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है, और बहुत सारी चीज़ें। मैं अब सवाल खड़े तो मैं किसी पे भी कर सकता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट का भी कांड हो गया, क्राउड स्ट्राइक की वल्नरेबिलिटी निकली कि साहब क्राउड स्ट्राइक की थी। पर मैं एक सवाल खड़ा करता हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है? माइक्रोसॉफ्ट की छोटी मोटी कंपनी है, $3.5 ट्रिलियन की कंपनी है। बिल्कुल सर, पूरी दुनिया रुक गई उस वक्त, पूरी दुनिया रुक गई। वो कहते हैं कि साहब एक पैच रिलीज़ हुआ था, उसमें कोई पैच यदि किसी प्रोडक्ट का आज भी रिलीज़ होता है तो उसकी 7 लेवल पर टेस्टिंग होती है। बिल्कुल। पहले तो वो जो पैच रिलीज़ कर रहा है वो आपके एनवायरनमेंट में टेस्ट करता है, बिल्कुल, कि भाई इन जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उस सब रिपोर्ट बनाएगा, सब कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उसकी भी 2-3 लेवल पर टेस्टिंग होगी। उसका जब आपके एनवायरनमेंट में आएगा तो आपकी टीम टेस्ट करती है, पहले एक्सटर्नल टेस्टिंग, फिर इंटरनल टेस्टिंग, फिर डिप्लॉयमेंट की पहले भी एक बार वेरिफिकेशन होगा। इतनी बड़ी कंपनी है, ऐसे थोड़ी ना कि पैच आया अपडेट मार दिया। स्टार्टअप तो थी नहीं। बिल्कुल। तो इस 7 साइकिल में कभी भी नहीं पकड़ में आया इनको कि ये पैच गड़बड़ कर रहा है। बिल्कुल सर। पहली चीज़ सवाल खड़ा कर रहा हूँ मैं नहीं कह रहा कि ये नहीं था। एग्जैक्टली। तो उसके बाद ऐसा हो गया। अब वो कहते हैं कि नहीं साहब वो तो फिक्स कर लिया हमने गलती से। फिक्स क्या था, आपने ध्यान दिया? फिक्स क्या था? फिक्स क्या था कि आप जो फोल्डर इंस्टॉल किया क्राउड स्ट्राइक का, उसमें कुछ डिलीट करना, उसमें डिलीट करता था। सर ये वो भी चलो मैंने मान लिया। अब मैं ये क्यों ना मानूं कि गलती माइक्रोसॉफ्ट की थी और उसको छिपाने के लिए क्राउड स्ट्राइक को बलि का बकरे बनाया गया? हो सकता है सर। क्यों ना मानूं? क्यों? क्योंकि यदि माइक्रोसॉफ्ट गलती मानता तो शायद उनका 15-20% शेयर गिरता, 2-4 देश बर्बाद हो जाते। एग्जैक्टली। $3.5 ट्रिलियन की इकॉनमी है, जबकि क्राउड स्ट्राइक की 90 बिलियन के, शायद 80-90 बिलियन का वैल्यूशन। तो वहाँ 15% शेयर उनका भी गिरा, बट दैट इज़ मैनेजेबल एज कम्पेयर टू वॉट। सो ये सारी चीज़ें मैं डेटा के बेस पे हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। सच्चाई तो हम एग्जैक्टली क्या ही, क्योंकि वो डेटा में मिलेगा नहीं कभी। और सर वो सही कह रहे हैं, डेटा मिलेगा नहीं, और फिर वो 10 साल बाद 5 साल बाद पता लगता है कि कहानी क्या थी, तो सोच रहे थे। पर इस वर्ल्ड को समझने के लिए वी नीड टू थिंक फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट्स। आई एम अगेन reiterating as an expert that I am not against any product or company, but as an user we have right to analyze that situation from all angles. जैसे आप जर्नलिस्ट लोग करते हो कि साहब ऐसा तो नहीं कि इस वजह से हुआ हो मर्डर। बिल्कुल, हम क्लेम किसी पर नहीं कर रहे हैं पर हक है। इसलिए आप तो यही करते होंगे जब इन्वेस्टिगेट करते होंगे, हर पॉसिबिलिटी आप हर पॉसिबिलिटी से देखते हैं कि भाई क्या, किसको बेनिफिशियरी है, किसको फ़ायदा, किसका नुकसान हो रहा था, किसका मोटिव हो सकता है। तो जब तक मोटिव ही क्लियर नहीं है, कनेक्टिंग द डॉट्स 2008 में किसी भी क्राइम को सॉल्व करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, कैसे हुआ और क्यों हुआ। यदि कैसे और क्यों का जवाब आपके पास है तो किसने किया तक आप पहुंच जाओगे। सो हाउ एंड वाई, इन दोनों के आंसर सबसे पहले ढूंढे जाते हैं किसी भी इन्वेस्टिगेशन। तो हम हु तक पहुंच जाते हैं, किसी पीछे कौन होगा। फाइन सर, आज के लिए इतना ही रखते हैं इस एपिसोड में। एंड बड़ी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, ज़बरदस्त चीज़ें, एंड काफ़ी अवेयरनेस मतलब इनसे फैलेगी। एंड नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे, डार्क वेब भी लेके आएंगे। और अभी जो इसराइल में एक बड़ा वो मतलब वहाँ से खबर आ रही थी कि लेबनान में मतलब पेजर जो है वो ब्लास्ट हो गया, किस तरीके से हुए, पेगासस का यूज़ कैसे होता है, और पूरी दुनिया जो है वो कैसे कंट्रोल की जाती है चीज़ों पर, उस पर और डिस्कस करेंगे। आज के लिए सर इतना ही रखेंगे। थैंक यू। थैंक यू ऐज भाई, थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप वॉचिंग।